हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू दिस सीरीज। तो हम लोगों ने अभी तक आर एस शर्मा से 24 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 25 है। ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं लाइफ इन गुप्ता एज कवर। इससे पहले हम लोगों ने 24 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और ये जो चैप्टर है आपका 25, ये टोटल आपका 4 पार्ट्स में आने वाला है। ये पार्ट 1 है और आज हम लोग कवर करेंगे सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखो, मॉरिन्स का चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो मॉरिन्स मतलब इतना बड़ा था कि उनको हम लोगों ने 3-4 चैप्टर्स में कवर किया था, राइट। तो वही है आज हम लोग गुप्ता पीरियड हम लोगों ने लास्ट 24 चैप्टर में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कैसे चंद्रगुप्ता वन ने जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है गुप्ता एम्पायर का वो रखा था। फिर उसके बाद आए थे आपके समुद्रगुप्ता, फिर चंद्रगुप्ता टू आए थे और कैसे वो एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गया था। ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम समझने वाले हैं कि गुप्ता पीरियड में ना कैसा सिस्टम कैसा था, लोग कैसे रह रहे थे, क्या-क्या चीज़ें हो रही थी उस टाइम में। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली लाइफ इन जनरल कैसी थी लोगों की गुप्ता एज में, वो हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है। तो बस वही है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के सेशन के साथ। तो बेसिकली हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं आर एस शर्मा से। इन केस अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस, कुछ नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप लोग। साथ ही आर एस शर्मा ना एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप आर एस शर्मा पढ़ रहे हो, आपने एक चीज देखी होगी, सब कुछ मतलब इवेंट्स जितने भी हुए हैं सब कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रखा है। ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी है, चाहे स्टेट पीसीएस है, चाहे इनके अलावा कोई और एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री है आपके सिलेबस का पार्ट, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ, जो कि है हमारा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अब एक चीज समझो आप, जब हमारा मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर के टाइम में ना जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना उनका बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था। मतलब कि राजा ही है जो हर चीज कंट्रोल करता था, चाहे इकोनॉमी हो गया, चाहे ट्रेड हो गया, चाहे एग्रीकल्चर हो गया, चाहे ऑफिसर्स को लेके कोई डिसीजन लेना हो गया, चाहे मतलब कुछ भी अगर है, सब सारे ही मैटर्स पे अल्टीमेट डिसीजन किसका होगा? राजा का होगा। ठीक है। लेकिन जो आपका गुप्ता एम्पायर था ना, ये एम्पायर एक तो आया था आपका 4th से 6th सेंचुरी एडी तक रहा था ये एम्पायर। ठीक है। तो अब इसकी खासियत क्या थी? ये थोड़ा-सा डिफरेंट था आपका मौर्यन एम्पायर से। कैसे? तो गुप्ताज़ ने ना जो लोकल रूलर्स थे ना उनके उनको भी पावर्स दी थी। साथ ही जो भी उनके फ्यूडेटरीज़ थे, फ्यूडेटरीज़ क्या होते हैं बताओ मुझे? कि जिस मतलब आपने किसी राजा को हरा दिया है, लेकिन उसका जो एम्पायर था उसी को सौंप दिया है। लेकिन उसको ये बोला है कि आप ना कबूल कर लो कि आपसे ऊपर मैं हूँ राजा अल्टीमेट। ठीक है। और उसके बदले वो राजा उनको टैक्स वगैरह दिया करता था। तो बेसिकली उन्होंने उनको अपना फ्यूडेटरी बना के रखा है। तो ये सिस्टम था। तो फ्यूडेटरीज को भी इन्होंने कुछ कुछ पावर्स दी। और जो लोकल इंस्टीट्यूशंस थे, जो कि आपके जैसे कोई विलेज, जैसे आज हमारे होते हैं ना एमएलएज होते हैं, फिर आपके सीएम होते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने एमएलएज को जो लोकल लेवल पे जो विलेज वगैरह को संभाल रहे हैं उनको भी, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है उनको भी अथॉरिटी दी। ठीक है। तो इसीलिए जो हिस्टोरियंस है ना वो ये कहते हैं कि जो आपका गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो पार्टली आपका फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन था। क्या था? फ्यूडल था, यानी कि इसमें पावर्स जो थी ना वो थोड़ी थोड़ी डिवाइडेड थी। ठीक है। तो ये है। तो सबसे पहला क्या है? नेचर ऑफ किंगशिप, ये मैंने आपको बता दिया कि मौर्यन रूलर्स जो थे ज्यादातर आपके, उनका जो एम्पायर था वो ज्यादा सेंट्रलाइज था। ठीक है। लेकिन गुप्ताज में ऐसा नहीं था। साथ ही जो आपके गुप्ता किंग्स थे ना, इन्होंने काफी ज्यादा ग्रैंड और पॉम्पस टाइटल्स भी उन लोगों ने अडॉप्ट किए थे। मतलब खुद को ये बहुत ज्यादा ग्रैंड टाइटल्स दे देते थे, जैसे कि पहला है आपका परमेश्वरा यानी कि सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है। दूसरा है आपका महाराजा धीराज यानी कि किंग ऑफ किंग्स। ठीक है, राजाओं का भी राजा। फिर है आपका परम भट्टारक, तो इसका मतलब है आपका सुप्रीम रूलर। ठीक है। तो इन टाइटल्स को लेने के पीछे का रीजन ये था, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। देखो, जो किंग होता है ना उसको तो हम बोल देते हैं किंग है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है फॉर एग्जाम्पल, उनको हम बोल देंगे प्रधानमंत्री है। हाँ ठीक है। तो मतलब कि किसी भी देश के अगर कोई पीएम है तो वो एक सर्टेन पोजीशन पे है, राइट। लेकिन ये टाइटल्स अगर वो अज्यूम करे, इसका मतलब क्या है कि उनके नीचे कोई छोटे छोटे राजा रहते होंगे, इसीलिए खुद को वो किंग ऑफ किंग्स कह रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली उनके जो फ्यूडेटरीज है उनको वो बोल रहे हैं कि उनके भी किंग है वो। ठीक है। इस वजह से ये छोटे छोटे टाइटल्स इन्होंने अज्यूम किए थे। तो इन्हीं टाइटल्स को देख के ना हिस्टोरियंस को ये लगता है कि हो सकता है जो ये गुप्ता किंग्स हैं उन्होंने काफी जो छोटे छोटे स्मॉलर किंग्स रहते हैं ना उनके ऊपर भी रूल किया हो। समझ में आ गया? उनके नीचे छोटे छोटे राजा काम वगैरह करते हो, इस वजह से उन्होंने खुद को ये टाइटल दे रखे हैं किंग ऑफ किंग्स जैसे। ठीक है।
नाउ इधर आ जाओ। हेरिडेटरी किंगशिप यानी कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, और यही चीज गुप्ता एम्पायर में फॉलो होती थी, ठीक है। लेकिन यूजुअली जब आप ये सुनते हो ना, अगर किसी राजा के मान लो एक से ज्यादा बेटे हैं, तो जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन गुप्ता में ऐसा नहीं था, गुप्ता में एक प्रॉब्लम थी आपकी, प्रीमोजेनिचर नहीं था ऐसा कुछ फिक्स, यानी कि जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। कभी कभी छोटा बेटा है वो भी राजा बन सकता है। इससे हुआ क्या, जो नेक्स्ट राजा है वो कौन बनेगा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई। जैसे अब किसी के मतलब 2 से ज़्यादा बेटे अगर हैं, 3, 4, 5, 6 अगर हैं, तो उस टाइम में अब बड़ा बेटा राजा बनेगा ये तो फिक्स नहीं है। तो बाकी मतलब 6 में से राजा बनेगा कौन? तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती थी, ठीक है? चीफ्स और जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे, जो लोकल बेसिकली है, वो लोग इसका फ़ायदा उठाते थे, आपस में फूट डलवा दी, लड़ाई करवा दी, इस तरीके से चीज़ें काफ़ी होती थी वहाँ पे, ठीक है? तो ऐसा नहीं था कि जो थ्रोन है वो हमेशा एल्डेस्ट सन के पास ही जाएगा, और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कई बार देखने को मिली। चीफ्स और जो आपके हाई ऑफिशियल्स थे इनका काफी ज्यादा एडवांटेज जो है उठाते थे, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका रिलीजियस स्टेटस ऑफ द किंग। गुप्ता जो किंग्स थे ना वो ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा गिफ्ट्स देते थे, और इसके बदले ब्राह्मण्स ना राजा की जो तारीफ वगैरह होती है वो करते थे, राजा को गॉड लाइक बताते थे कि राजा ही भगवान है हमारा, ठीक है। राजा को ना जो विष्णु भगवान होते हैं उनका इनकारनेशन माना जाता है कि उन्हीं का अवतार है, ठीक है। और इसी वजह से गुप्ता कॉइन्स जो है ना उन पर आप देखोगे, जो विष्णु जी की जो वाइफ होती है लक्ष्मी जी, उनकी इमेज हमें देखने को मिलती है। तो इससे ये पता चलता है कि गुप्ता जो रूलर्स थे ना वो खुद को काफी ज्यादा डिवाइन पावर के रूप में देखते थे, ठीक है, कि हम ही हैं जो हैं अब नेक्स्ट। तो उस तरीके से काफी यहाँ पे होता था। तो गुप्ता किंग्स जो थे वो जेनरस गिफ्ट्स देते थे आपके ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण्स किंग को कंपेयर करते थे डिफरेंट गॉड्स के साथ, ज्यादातर आपके विष्णु जी के साथ कंपेयर करते थे कि जो राजा है ना वो हमारा क्या है, प्रोटेक्टर है, प्रिजर्वर है, इस वजह से विष्णु जी का इनकारनेशन माना जाता था राजा को, ठीक है। नाउ अब जो विष्णु जी की जो वाइफ है लक्ष्मी जी, उनके मतलब उनका हमें काफी कॉइन्स पे सिंबल देखने को मिलता है, लक्ष्मी जी की काफी इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। तो राजा ना खुद को काफी ज्यादा डिवाइन स्टेटस देता था, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुप्ता आर्मी की एग्जैक्टली स्ट्रेंथ कितनी थी ना वो हमको पता नहीं है, तो ये जो एग्जैक्ट साइज है ये हमको नहीं पता है। लेकिन किंग ने एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो है वो बना रखी थी, ये तो फिक्स है, ठीक है। एक राजा के पास एक अपनी परमानेंट आर्मी थी, साथ ही आपकी फ्यूडेटरी आर्मी भी थी। फ्यूडेटरी आर्मी मैंने आपको बताया, जो फ्यूडेटर्स है उनकी आर्मी वो राजा की आर्मी हुई, तो वो आपकी फ्यूडेटरी आर्मी है। जब भी जरूरत होती थी तो राजा उनको बुला लेता था और वो राजा के लिए काम करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो वही है, किंग मेंटेन परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, फ्यूडेटरी चीफ्स आल्सो सप्लाइड सोल्जर्स, ठीक है। इसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट मिलिट्री चेंजेस। नाउ एंशिएंट इंडिया में अगर आप देखोगे पहले ना रथ जो होता था आपके चैरियट्स, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन गुप्ता पीरियड में चैरियट्स आपके कम हो गए, और जो आपकी कैवेलरी है, हॉर्स आर्मी है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से एक नई स्ट्रैटेजी आ गई आपकी हॉर्स आर्करी की, मतलब घोड़े पर बैठकर ही आप तीर वगैरह चला रहे हो, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है ना ये ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से आई थी, सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे ये, ठीक है। तो वही है कि कंपेयर किया जाए अगर अर्लियर पीरियड से, तो चैरियट्स यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बल्कि कैवलरी काफी इंपॉर्टेंट थी, यानी कि घोड़े पे बैठ के जो हॉर्समैन होते हैं ना वो, और हॉर्स आर्करी यानी कि घोड़े पे बैठ के लड़ाई करना, तलवार वगैरह चलाना, दुश्मनों को मारना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वो बन गया था फाइटिंग स्किल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री चेंज था। इसके बाद इधर आ जाओ यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम। नाउ गुप्ता पीरियड में टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर था ना काफी ज्यादा चेंज हुआ था। अब हुआ क्या यहाँ पे, गुप्ता पीरियड में लैंड टैक्सेस आपके बढ़ गए थे, ट्रेड टैक्सेस आपके डिक्रीज हो गए थे। ये शो करता है कि इकोनॉमी जो है वो ज्यादातर आपकी एग्रीकल्चरल बेस्ड जो है हो रही है, ठीक है। राजा यूजुअली क्या करता था, 1/6 से 1/4 तक जो भी आपने प्रोड्यूस किया ना इसके बीच में किसानों से ले लेता था। तो किसानों को अपने क्रॉप का 16% से लेके 25% तक राजा को एज अ टैक्स जो है वो देना पड़ता था, ठीक है। तो बस वही है कि जो लैंड रेवेन्यू है वो 1/6 से 1/4 है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसके उसमें से आपको इतना देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। इसके बाद है आपका एडिशनल बर्डन्स ऑन विलेजर्स, यानी कि किसानों को सिर्फ ऐसा नहीं है टैक्स ही देना पड़ रहा है, उन्हें इसके अलावा भी काफी कुछ करना पड़ता था, जैसे कि जो आपकी रॉयल आर्मी है, जो स्टैंडिंग आर्मी है राजा की, उनको खाना यानी कि फूड देने का काम, एनिमल्स देने का काम, ग्रेन्स देने का काम, फर्नीचर देने का काम। अगर आर्मी विलेज से गुजर रही है तो विलेजर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस आर्मी को खाना पीना खिलाना है, आर्मी को मतलब रहने का ठिकाना देना है, ये सब कुछ विलेजर्स का काम है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो उनको करना पड़ता था। इसके बाद है आपका फोर्स लेवल विष्टी। तो सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में जो आपके पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, उनको ये काम करना पड़ता था विष्टी का। विष्टी का मतलब होता है आपका फोर्स लेवल, मतलब आपको बिना पैसे के काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए और आर्मी के लिए। तो ये काफी ज्यादा मैंडेटरी था वहां पे। तो ये दिखाता है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन पेजेंट्स, यानी कि किसान पे कितना प्रेशर जो है बढ़ रहा है।
टैक्स भी दे रहा है बेचारा, फ्री में खाना भी सप्लाई कर रहा है बेचारा, फिर फ्री में काम भी करेगा वो, ठीक है? तो इस तरीके से था। इसके बाद है आपका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुप्ता पीरियड में ना जुडिशियल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था। अब क्यों हो गया था देखो मैं आपको समझाती हूँ। इस टाइम से पहले ऑलरेडी चाहे इन्वेजन्स हुए हों, चाहे इनसे पहले जैसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था, ऐसे ही काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन रह चुके हैं। काफ़ी लोगों ने सज़ा सुना दी है, काफ़ी राजा पहले रह चुके हैं। तो इस टाइम तक आते-आते ना कई सारी लॉ बुक्स लिखी जा चुकी हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आते-आते जुडिशियल सिस्टम जो था ज़्यादा ऑर्गनाइज़ हो चुका था। नाउ लॉ बुक्स लिखी जा चुकी थी जैसे कि मैनी स्मृतिज़ एंड लॉ बुक्स वर कंपाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ जो है वो क्लियरली सेपरेटेड थे। अब सिविल लॉ में क्या आता था जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, लैंड डिस्प्यूट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इनसे रिलेटेड कोई मैटर है तो वो सिविल लॉ है। और क्रिमिनल लॉ में क्या आता था जैसे कि आपका थेफ्ट हो गया, अडल्ट्री हो गया, क्राइम्स हो गए, ये आपके क्रिमिनल लॉ के अंदर आएंगे, ठीक है? नाउ इधर आ जाओ फीचर्स ऑफ जस्टिस सिस्टम। नाउ भले ही यहाँ तक आते-आते थोड़ा-सा जो आपका ये सिस्टम था ये डेवलप हो गया था, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ अलग-अलग हो गए थे, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आज भी जो आपको सज़ा है ना, वो वर्ण सिस्टम के हिसाब से दी जाएगी, ठीक है? मतलब कि आप किस वर्ण से बिलॉन्ग करते हैं, उस हिसाब से आपकी जो पनिशमेंट है ना, ये डिसाइड होगी, ठीक है? तो लॉज़ बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम जो ऑब्वियसली शूद्र वगैरह हैं, उनको एक्सट्रीम पनिशमेंट, जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं, उनको कम पनिशमेंट। दूसरा पनिशमेंट डिफर्ड अकॉर्डिंग टू कास्ट। किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्टिस, ब्राह्मण प्रीस्ट हेल्प द किंग, ठीक है? ब्राह्मण जो होते थे वो किंग की हेल्प करते थे, जो भी ये सजा वगैरह डिसाइड करना होता था कि अच्छा ये ब्राह्मण कुल का है, इसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो किंग आप इसको एक्सट्रीम सजा नहीं दे सकते क्योंकि ब्राह्मण्स को आप सजा नहीं दे सकते, ब्राह्मण वर्ण सिस्टम में ऊपर आते हैं, तो आप इसको छोटी मोटी सजा देकर छोड़ दो। ये आप लोगों ने काफी मूवीज में भी ये सीन देखे होंगे, तो ये एक्चुअल में होता था, ठीक है? और कोई अगर शूद्र है, किसी शूद्र का और किसी ब्राह्मण का अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, गलती अगर ब्राह्मण की है, फिर भी सजा जो है शूद्र को दी जाएगी क्योंकि उसने ब्राह्मण्स को परेशान किया। इस तरीके से देखा जाता था एक्चुअल में, ठीक है? तो ये पूरा सिस्टम था। इसके बाद है आपका गिल्ड कोड्स। तो गुप्ता पीरियड में गिल्ड्स काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। गिल्ड्स कौन है? जो आपके आर्टिसंस या मर्चेंट्स होते थे ना, उनका जो एक एसोसिएशन होता था, एक प्रोफेशनल ग्रुप होता था, उसको कहते थे, ठीक है? जैसे कि क्राफ्टमैन गिल्ड हो गया, मर्चेंट गिल्ड हो गया, ट्रेडर गिल्ड हो गया, ठीक है? और इन गिल्ड्स के अपने रूल्स होते थे, अपने कोड्स होते थे और अपने पनिशमेंट्स होते थे। अगर कोई मेंबर रूल ब्रेक करता है तो गिल्ड्स उनको पनिश किया करते थे, ठीक है? तो इस हिसाब से गिल्ड कोड्स जो है वो काम किया करते थे। इसके बाद है आपका गुप्ता ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी इस टाइम में ना, जैसे मॉरियंस की तो काफी ज्यादा लार्ज था एम्पायर, उनका तो काफी एडवांस ब्यूरोक्रेसी थी, लेकिन इनका ऐसा नहीं था, ठीक है? इनके यहाँ भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे। तो वही है कि गुप्ता ब्यूरोक्रेसी जो है वो लेक्स कॉम्प्लेक्स थी मॉरियन ब्यूरोक्रेसी से। मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो हाईली सेंट्रलाइज था, लेकिन गुप्ता को जो था वो लेस सेंट्रलाइज था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पावर्स लोकल लेवल पर भी ऑफिसर्स को दी गई थी। नाउ अब इंपॉर्टेंट ऑफिसर जैसे कि पहले हैं आपके कुमार मत्यास, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं। किंग अपॉइंट करते हैं, जो कि प्रोविंसेस में काम करते हैं, और इनको ज्यादातर सैलरी जो है वो कैश में ही दी जाती है, ठीक है? इसके बाद है आपके इनके फीचर्स। तो बेसिकली वन पर्सन हेल्ड मल्टीपल ऑफिसेस। एक ही इंसान है जो कि कई पोस्ट को संभाल रहा है। ऑफिसर्स बिकेम हेरिडिटरी, यानी कि अब किसी के फादर ने कोई पोस्ट संभाली है तो उसका बेटा ही वो पोस्ट संभालेगा, ठीक है? फिर आपका रॉयल कंट्रोल वीकेंड। तो बेसिकली एक ही इंसान है जो कई सारे पोस्ट को होल्ड कर रहा है। इससे होगा क्या? जो रॉयल कंट्रोल है वो वीक हो जाएगा, राजा का जो कंट्रोल करना है इस ऑफिसर को वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद है आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ना गुप्ता एम्पायर को कई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, जैसे कि आज हमारा इंडिया है, इंडिया को हमने 28 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है ना, सिमिलरली एक एम्पायर को डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था। तो वही है, जैसे कि सबसे पहले आपका एम्पायर हो गया। एम्पायर को डिवाइड किया जाता है भुक्ति में, भुक्ति यानी कि प्रोविंस में। जैसे कि मान लो इंडिया को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है स्टेट्स में। इसके बाद है आपका विषाया, विषाया यानी कि डिस्ट्रिक्ट। अब एक स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया है। फिर आपका विठी, विठी यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट को सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, एंड देन लास्टली आपका सब डिस्ट्रिक्ट्स को भी हमने विलेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था ये काम करते थे, ठीक है? नाउ अब इनको कोई ना कोई ऑफिसर है जो चला रहा है, जैसे कि भुक्ति यानी कि जो प्रोविंस के जो हेड होंगे ना, उनको हम लोग उपारिका कहेंगे। इसके बाद है विषाया, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होंगे उनको हम लोग विषायापति कहेंगे। विठी यानी कि जो सब डिस्ट्रिक्ट के हेड होंगे। फाउंड मेनली इन ईस्टर्न इंडिया, ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर आपका ईस्टर्न इंडिया में एग्जिस्ट करता था, यानी कि मतलब थ्रू आउट द गुप्ता एम्पायर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर आपका विलेज, स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कहीं ऐसा क्वेश्चन कि गुप्ता एम्पायर में स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन सा था, तो विलेजेस थे, ठीक है? ये ध्यान रखना।
इसके बाद है आपका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था आपका गुप्ता पीरियड में, और विलेज हेडमैन था जो उसको संभालता था, ठीक है, वही सब कुछ आपका मैनेज करता था। विलेज अफेयर्स जो हो गए, लोकल डिस्प्यूट्स हो गए, एग्रीकल्चरल जो भी मैटर्स हो गए, ये सारी चीजें आपका ये हेडमैन ही है जो संभालेगा, ठीक है। इसके बाद है आपके विलेज एल्डर्स। विलेज एल्डर्स कौन है? जो आपकी विलेज हेडमैन की जो हेल्प करेंगे वो आपके विलेज एल्डर्स हैं। तो वही है, हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, पार्टिसिपेटेड इन डिसीजंस। इसके बाद है आपका लैंड ट्रांजैक्शंस, यानी कि जब आप कोई भी लैंड बेचते हो या खरीदते हो, तो किसी भी लैंड को बेचने के लिए या खरीदने के लिए आपको लोकल एल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी और लोकल अथॉरिटीज की परमिशन लेनी पड़ेगी। इन दोनों के अप्रूवल के बिना कोई भी लैंड जो है वो सेल या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउ ये आपका दिखाता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है। इसके बाद है आ जाओ यहाँ पे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो आपकी सिटीज थे वर मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल ग्रुप्स। अब ये कुछ ग्रुप्स थे जो कि सिटीज में एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, ठीक है। सबसे पहले है आपके मर्चेंट, फिर है आपके ट्रेडर्स, फिर आपके आर्टिसन, फिर आपके गिल्ड हेड्स, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज थी जो किसी भी सिटी को संभाल रही थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, इन कोठी वर्षा डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका नॉर्थ बंगाल में था, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडेड चीफ मर्चेंट होते थे, चीफ ट्रेडर होते थे और चीफ आर्टिसंस होते थे, ठीक है। देयर परमिशन वाज नीडेड फॉर लैंड ट्रांजैक्शन, और आपको इन सभी की परमिशन चाहिए अगर आपको अपनी जमीन को बेचना है या खरीदना है तो, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रांग था यहाँ पे सिस्टम। इसके बाद है आपका गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गिल्ड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो गिल्ड्स काफी ज्यादा पावरफुल थे गुप्ता पीरियड में। गिल्ड्स एग्जिस्टेड एट वैशाली, भीटा, मंडेसर, इंदौर, बुलंदशहर, इन सभी जगहों पे गिल्ड्स एग्जिस्ट किया करते थे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है सिल्क वीवर्स, ये आपके मैंडसौर और इंदौर में थे ये गिल्ड्स। इसके बाद ऑयल प्रेसर्स, ये आपके बुलंदशहर में थे ये गिल्ड्स। इसके बाद है आपके यहाँ पे फंक्शंस ऑफ गिल्ड्स क्या क्या थे। तो गिल्ड्स आपके प्रोटेक्टेड मेंबर्स हुआ करते थे, जो रूल्स बनाते थे, डिस्प्यूट को सेटल करते थे, जो ऑफेंडर्स है उनको पनिश किया करते थे, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैनेज करने का काम ये किया करते थे, ठीक है। देखो, गिल्ड है जो किसी भी इकोनॉमी को, अगर एग्रीकल्चर मतलब किसानों के बाद बेसिकली अगर किसी भी इकोनॉमी को कोई संभाल रहा है ना, वो गिल्ड्स ही है एक तरीके से। तो अब गिल्ड्स मतलब अपने ग्रुप को लेके कि अच्छा, ये जैसे सपोज करो कि जैसे आप लोग सब्जी वगैरह लेने जाते हो, तो आपने एक चीज देखी होगी कि अगर आप एक रेडी में पूछोगे आलू 10 रुपए किलो, तो दूसरी रेडी में भी आलू 10 रुपए किलो, तीसरी में भी 10 रुपए किलो, चौथी में भी, पांचवी में भी। सिमिलरली अगर आप ई रिक्शा लेते हो कहीं एक स्पेसिफिक मेट्रो स्टेशन जाने के लिए या कहीं कोई डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, सबका रेट फिक्स होता है, 10 रुपए, 20 रुपए। ये क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया होता है, ठीक है। तो वही है एक तरीके से गिल्ड्स, ठीक है ना। अब कोई उन रूल्स को तोड़ रहा है या नए रूल्स बनाने हैं किसी मैटर को लेके, तो उसका काम ये गिल्ड्स किया करते थे, ठीक है। नाउ, तो कुछ गिल्ड्स जो थे एंजॉय करते थे स्पेशल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, और कुछ गिल्ड एक्ट किया करते थे सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह। इसके बाद है आपका फ्यूडेटरी सिस्टम, ठीक है। बट इसको कराने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको जीएस के नोट्स परचेज करने हैं या फिर एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो आप लोगों को इनको परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, फ्यूडेटरी सिस्टम। तो बेसिकली गुप्ता एम्पायर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था ना, वो फ्यूडेटरी चीफ के कंट्रोल में था, ठीक है। और इनमें से कई रूलर आपके समुद्रगुप्ता ने कॉन्कर किए थे। तो बेसिकली समुद्रगुप्ता ने किसी किंग को हराया था, फिर उसका एम्पायर जो था एज अ फ्यूडेटरी गुप्ता एम्पायर के अंडर था, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट रूल नहीं करते थे गुप्ता किंग्स, लेकिन जो उनके मतलब, जैसे मैं कैसे समझाऊं, देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये गुप्ता एम्पायर है, अब इसमें ये फ्यूडेटरी है, ये फ्यूडेटरीज है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये गुप्ता किंग है ना, इसका कंट्रोल डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। जो यहाँ का किंग है ना, ये अब इसने अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली है कि इसके ऊपर ये वाला किंग है, ठीक है। और इसके बदले इसको अपने जो भी टैक्स होता है, मान लो अनाज फॉर एग्जांपल, तो इसको अपने एरिया के हिसाब से अनाज जो है इसको देना पड़ता है। और बदले में ये जो है ना, ये इसको प्रोटेक्शन देता है बाकी राजाओं से, ठीक है। तो ये सिस्टम था। तो डायरेक्टली इनके कंट्रोल में नहीं है, इनडायरेक्टली है, सब ऑर्डिनेट किंग्स है ये, ठीक है। तो बेसिकली गुप्ता एम्पायर को अगर लगेगा कल की डेट में कि कोई काम है जो कि इनके राज्य में होना चाहिए, तो वो इनको बोल देंगे, और अल्टीमेटली ये किंग है जो उसको इम्प्लीमेंट कराएगा। तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि इनडायरेक्ट कंट्रोल जो था। तो लार्ज पार्ट जो है गुप्ता एम्पायर का, वो रूल होता था फ्यूडेटरी चीफ्स के द्वारा। मेनी फ्यूडेटरीज वर कंकर्ड बाय समुद्रगुप्ता। नाउ ड्यूटीज ऑफ फ्यूडेटरीज। अब फ्यूडेटरीज का काम क्या था? फ्यूडेटरीज रूल्ड हैड थ्री मेन ड्यूटी। सबसे पहले तो अटेंड किंग्स कोर्ट, यानी कि जो आपका मेन गुप्ता किंग है ना, उसके कोर्ट को अटेंड करना है। दूसरा पे ट्रिब्यूट, यानी कि टैक्स देना है। तीसरा गिव डॉटर्स इन मैरिज। तो बेसिकली मैरिज अलायंस बनाना है। कभी कभी डॉटर्स भी मैरिज में दे दी जाती थी, कि डॉटर्स की शादियां जो है करा दी उन गुप्ता किंग्स से।
तो इस तरीके से काम होते थे, ठीक है? इसके बाद है आपके राइट्स ऑफ फ्यूडेटरीज़ यानी कि क्या-क्या राइट हक क्या-क्या थे? तो फ्यूडेटरीज़ रूल्ड देयर टेरिटरीज़ वो अपनी टेरिटरी खुद चला सकते थे। रिसीव्ड रॉयल चार्टर्स यानी कि जो राजा है वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यूज्ड गरुड़ सील, गरुड़ यानी कि आपका गुप्ता डायनेस्टी का सिंबल, ठीक है? तो वो सील आप यूज़ करोगे, वो स्टैम्प आप यूज़ करोगे, तो बेसिकली इससे ये पता चलेगा कि ये जो एम्पायर है ना, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में है गुप्ता एम्पायर के, ठीक है? तो बेसिकली ये दिखा रहा है वीक सेंट्रल कंट्रोल, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल नहीं था, वीक सेंट्रल कंट्रोल था। देन है आपका लैंड ग्रांट्स। गुप्ता पीरियड सॉ अ मेजर इंक्रीज इन लैंड ग्रांट्स, लैंड ग्रांट काफ़ी देखने को मिले हमें, तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये जो प्रैक्टिस है लैंड ग्रांट्स की, ये आपको पता है सतवाहना फेज़ से ही चलती आ रही है, उन्होंने स्टार्ट की थी। लेकिन गुप्ता पीरियड में आते-आते ये जो चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई थी। तो लैंड ग्रांट्स किसको दिए जाते थे? ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, प्रीस्ट को दिए जाते थे और ऑफिशियल्स को दिए जाते थे, ठीक है? अब इनका प्रिविलेज क्या होता था? जैसे कि अगर इस एरिया में इतना लैंड जो है वो ग्रांट कर दिया गया है किसी ब्राह्मण को, मान लो इसको दे दिया गया है, तो अब इसका प्रॉफिट क्या है? इसका प्रॉफिट ये है कि इस वाले लैंड से ना किंग जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, टैक्स फ्री लैंड है ये। यानी कि इस लैंड पे ये अगर 4 लेबर्स को हायर करके जो भी प्रोडक्शन करेगा ना, वो उस प्रोडक्शन को ये खुद बेच भी सकता है, ठीक है? उस चीज़ पे राजा इससे टैक्स नहीं ले सकता है। दूसरा है कि ये जो लैंड ग्रांट है ना, अब ये परमानेंटली दे दी गई है। अब इनका कोई बेटा आएगा उसके पास भी ये लैंड एज़ अ ग्रांट रहेगा, ठीक है? और तीसरा प्रॉफिट ये है कि ग्रांटीज कलेक्टेड टैक्सेस यानी कि ये जो ज़मीन है ना, इस पे अगर इन्होंने किसी को काम करने दिया है, तो ये लोग हैं अल्टीमेटली जो उनसे टैक्स लेंगे, ठीक है? राजा नहीं लेगा। तो ये था, साथ ही आप कुछ स्पेशल राइट्स, तो जिनको ग्रांट्स दिया गया है ना, वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, जो भी क्राइम उनके एरिया में हो रहे हैं ना, उनको पनिश भी कर सकते हैं। तो बेसिकली एक छोटा-सा एरिया है, उस छोटे से एरिया का वो राजा है, अगर जिसको लैंड ग्रांट दे दिया है। अगर मुझे दे दिया है लैंड ग्रांट, तो मैं उस एरिया में अब कुछ भी करूँ इस तरीके से। वो एरिया राजा के कंट्रोल से बाहर है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है? तो रॉयल ऑफिसर्स भी हैं जो यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। तो ये जो चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी और इस वज़ह से देखोगे आप कि गुप्ता एम्पायर जो है ना, ये आपका वन ऑफ द रीज़न था जिस वज़ह से गुप्ता एम्पायर आपका फेल हो गया था, ठीक है? दूसरा है यहाँ पे पेमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। तो अब ऑफिशियल्स को किस तरीके से पेमेंट दी जाती थी ना, ये पूरे तरीके से क्लियर नहीं है, ठीक है? 2 मेथड्स बता रखे हैं, एक है आपका कैश पेमेंट, कैश में सैलरी, दूसरा आपका लैंड ग्रांट्स यानी कि लैंड ग्रांट जो है दे दिया जाता था। बिकॉज़ मेनी गोल्ड कॉइन्स एक्जिस्टेड, हायर ऑफिशियल्स प्रोबेबली गॉट कैश सैलरीज़। तो अब क्योंकि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स हमको देखने को मिले हैं, मतलब बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, बहुत सारी एग्जैक्टिवेशंस जहाँ पे हम लोगों ने की है, उन एग्जैक्टिवेटेड साइट्स हमको कॉइन्स दे मिले हैं गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है इतने गोल्ड कॉइन्स मिले हैं तो मे बी सैलरीज दी जाती होंगी लोगों को कॉइन्स में। वाई गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज सिंपलर देन मौर्यंस। अब मौर्यन से सिंपलर क्यों था? मौर्यंस का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था, क्यों? तो सबसे पहले तो फ्यूडेटरीज रूल्ड मेनी एरियाज, लैंड ग्रांटीज हैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, गिल्ड्स हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी नॉट फुल्ली कंट्रोल्ड बाय स्टेट। तो बेसिकली फ्यूडेटरीज जो है वो अपना एम्पायर मैनेज करते थे खुद ही। लैंड ग्रांट्स जिन बेनिफिशियरीज को दिया जाता था उस पे राजा का कोई अब लेना देना है नहीं, तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको दिया गया है वही संभाल रहा है अपना। गिल्ड्स संभालते थे जो भी आपके लोकल अफेयर्स होते थे उनको, और स्टेट जो है वो इकोनॉमी में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी। अगर मौर्यन से कंपेयर किया जाए, मौर्यंस के टाइम में स्टेट्स थी जो हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े मैटर पे कंट्रोल किया करती थी, ठीक है? और इसी वजह से गुप्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लेस आपका सेंट्रलाइज था, ठीक है? तो बस यही है। तो बेसिकली गुप्ता एम्पायर के अगर आपसे मेन फीचर्स मैं पूछूं तो क्या-क्या थे? हम लोगों ने आज क्या-क्या पढ़ा है, इनको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से दोबारा, ठीक है? आ जाओ यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी? नेचर ऑफ किंगशिप। तो किंगशिप आपकी हेरिडिटरी पोज़ीशन थी, लेकिन बड़ा बेटा ही राजा बनेगा ये क्लियर नहीं था। तो इस चलते काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, काफ़ी सारे जो आपके ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने काफ़ी इसका फ़ायदा उठाया, आपस में फूट डलवा दी लोगों के बीच में, ये चीज़ काफ़ी हुई, ठीक है? दूसरा हमने क्या देखा? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब अल्टीमेटली हुआ क्या? जैसे पहले चैरियट्स इम्पोर्टेंट थे, अब यहाँ पे कैवलरी इम्पोर्टेंट हो गई थी, ठीक है? इसके बाद है आपका रेवेन्यू सिस्टम। तो लैंड टैक्स रेवेन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था आपका, गिल्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे आपके, ठीक है? फिर है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी थोड़ी-सी ज़्यादा आपकी पावरफुल यहाँ पे हो गई थी, ठीक है? जुडिशियल सिस्टम थोड़ा-सा जैसे पहले कॉम्प्लेक्स काफ़ी हुआ करता था, थोड़ा-सा अभी आपका सिंपलर हो गया था, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ आपके अलग-अलग हो गए थे। फिर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो डिफरेंट-डिफरेंट ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे, जो कि विलेज लेवल पे, आपके टाउन लेवल पे, हर लेवल पे जो लोकल पार्टिसिपेशन था वो आपका बढ़ रहा था, ठीक है?
फिर इसके बाद है आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ किसी भी आप बड़े यूनिट को चलाने के लिए आपको उसको छोटे-छोटे फर्दर यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक एम्पायर है उसको हम लोगों ने पहले भुक्ति-भुक्ति यानी कि प्रोविंसेस यानी कि मान लो स्टेट में डिवाइड किया है, स्टेट को फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसको सब डिस्ट्रिक्ट में एंड एट लास्ट आपका विलेज में। तो सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर कोई था तो वो आपका विलेज था, ठीक है? फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर रहा था ये हमने देखा। विलेज हेडमैन था जो उसको संभाल रहा था और विलेज हेडमैन को असिस्ट कर रहा था विलेज एल्डर, ठीक है? इसके बाद है आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग थे जो पूरा संभाल रहे थे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हम लोगों ने देखा गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा पावरफुल थी। फिर देखा हमने फ्यूडेटरी सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था इस टाइम में, ठीक है? देन लास्टली हमने देखा लैंड ग्रांट की लैंड एज अ ग्रांट दिया जाता था और जो लैंड ग्रांट में दे दिया गया उससे राजा का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? फिर ऑफिशियल्स को पेमेंट कैसे दी जाती थी, कैश और लैंड दोनों ही तरीकों से दी जाती थी। अब इनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है कि एग्जैक्टली किनको लैंड ग्रांट दिया जाता था और किनको जो है वो पैसों में सैलरी दी जाती थी, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है? फिर अब है कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन आपका सिंपलर क्यों था। ये सारे रीजंस थे जिस वजह से गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन आपका मॉरिन्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है? हम लोगों ने ऑलरेडी एक टॉपिक जो है पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का और ये चैप्टर टोटल आपका 4 पार्ट्स में आने वाला है। आज हम लोग करेंगे ट्रेंड्स इन ट्रेड एंड एग्रेरियन इकोनॉमी एंड देन आपका सोशल डेवलपमेंट्स, ये दोनों टॉपिक्स कवर, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं आर.एस. शर्मा से। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट है, तो पूरी सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के सेशन के साथ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो आपका गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मतलब उनका जो पूरा एम्पायर था ना वो फ्यूडेटरी संभालते थे, ठीक है? मतलब कि अगर जैसे ये गुप्ता एम्पायर है, तो इसमें इतना फ्यूडेटरीज़ के अंदर चला गया, इतना लैंड ग्रांट चला गया, फिर ये एम्पायर आया, फिर ये भी धीरे-धीरे करके इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया और भी बहुत सारे रीज़न्स की वजह से ये एम्पायर इवेंचुअली आपका डिक्लाइन हो गया था, राइट? लेकिन ये काम कैसे करता था? अब आपको पता है गुप्ता एम्पायर से पहले मौर्यन्स थे, मौर्यन्स के पास एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी थी, ट्रेड रूट्स काफ़ी ज़्यादा उनके टाइम में ऑर्गेनाइज़्ड थे, फिर आपके इंटरनेशनल पावर्स जैसे कि कुषाण वगैरह आ गए, तो उन लोगों ने क्या किया इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। इंडिया और रोम के बीच में काफ़ी अच्छा जो है ट्रेड रिलेशन इन्होंने एस्टैब्लिश किया था और अपने पीक पे था वो, ठीक है? इसके बाद आता है आपका गुप्ता पीरियड जो कि आपका 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी एडी तक रहा था, ठीक है? अब इस टाइम पे ना हुआ क्या आपका एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट हो गया और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था ना वो धीरे-धीरे करके डिक्लाइन होने लग गया, ठीक है? इस वजह से जो आपके हिस्टोरियंस है ना वो ये कहते हैं कि गुप्ता इकोनॉमी जो है ना वो ट्रेड बेस्ड से आपका एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी की ओर शिफ्ट हो गई थी, ठीक है? तो वही हम लोग समझने वाले हैं ट्रेंड्स इन ट्रेड एंड द एग्रेरियन इकोनॉमी। तो सबसे पहला है आपका सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। तो जब भी हम लोग किसी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं ना, हमें समझना पड़ेगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना चलता कैसे था, काम कैसा करता था, पैसे कैसे कमाते थे, बेसिकली इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ठीक है? तो गुप्ता पीरियड की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जो भी हमको इन्फॉर्मेशन वगैरह है ना वो मिलती है चाइनीज ट्रैवलर से, ठीक है? जो चाइनीज ट्रैवलर आपके आए थे फार हिंद, इन्होंने जो भी लिखा हुआ है, इनके जो भी अकाउंट्स है ना, उनसे हमको पता लगता है कि एग्जैक्टली गुप्ता पीरियड की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ठीक है? ये आपके चाइना से आए थे अराउंड 399 से लेके 414 एडी के आसपास और इनके अकाउंट से यानी कि इन्होंने जो भी लिखा है उनसे हमें गुप्ता कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, गिल्ड रिकॉर्ड्स ये सारी चीजें जो है पता चलती है, ठीक है? इसके बाद है आपका कॉइनेज इन गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में मतलब कॉइन्स वगैरह इशू होते थे कि नहीं? तो गुप्ता रूलर्स ने ना एंशिएंट इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स आपके इशू किए हैं। इन कॉइन्स को कहा जाता है आपका
दिनारस, क्या कहा जाता है? दिनारस। गुप्ता पीरियड के टाइम में जो गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए गए हैं, उनको ये कहा जाता है। ये टर्म्स ध्यान रखना, एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है? और ये जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली में रोमन कॉइन से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था, ठीक है? नाउ यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स, इनको दिनारस कहा जाता था। रेगुलर इन साइज एंड वेट, मेनी टाइप्स एंड वेराइटीज एग्जिस्ट किया करती थी। कॉइन्स शोज पिक्चर ऑफ गुप्ता किंग्स, और कॉइन्स पे ना गुप्ता किंग के पिक्चर्स जो है वो बने होते थे, ठीक है? इसके बाद है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो गोल्ड कॉइन्स मेनली यूज होता था या तो आर्मी ऑफिसर्स को जो सैलरी देते थे उनके लिए, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनको पे करने के लिए, लैंड अगर आपको खरीदना है या बेचना है उसके लिए। तो दिस शोज एडवांस मॉनेटरी इकोनॉमी फॉर अपर क्लासेस, यानी कि उस टाइम के हिसाब से जो अपर क्लास है काफी ज्यादा आपके अमीर थे, ठीक है? इसके बाद है आपका क्वालिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो गुप्ता गोल्ड कॉइन्स वर लेस प्योर देन कुशान कॉइन्स। कुशान ने जो कॉइन्स इशू किए थे वो ज्यादा प्योर माने जाते हैं गुप्ता कॉइन्स के कंपैरिजन में, ठीक है? दिस सजेस्ट सम इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो हो सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे पहले 10 ग्राम के कॉइन्स इशू किए जाते थे, उसको 7 ग्राम के कर दिए, ठीक है? क्वालिटी थोड़ी सी कम कर दी। तो हो सकता है इकोनॉमी धीरे धीरे, क्योंकि देखो ट्रेड तो ये लोग कम कर ही रहे हैं, खाली आपका खेती बाड़ी जो हो रहा है, एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो हो सकता है इकोनॉमी थोड़ी सी वीक होने लग गई हो, इस वजह से ऐसा हो रहा हो, ठीक है? इसके बाद है आपके सिल्वर कॉइन्स। तो आफ्टर कंकरिंग गुजरात, गुप्ता इशूड सिल्वर कॉइन्स, यानी कि जब इन लोगों ने गुजरात को अपने अंडर कर लिया था ना, उसके बाद इन लोगों ने सिल्वर कॉइन्स भी जो है वो इशू करना शुरू कर दिया था, ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि गुजरात में ना पहले आपके रूल किया करते थे वेस्टर्न क्षत्रपास, ठीक है? नाउ इनको हराने के बाद गुप्ताज ने ये एरिया अपने अंडर कर लिया, और इनके टाइम में ना सिल्वर कॉइन्स काफी पॉपुलर थे, इसलिए गुप्ता रूलर्स ने भी लोकल ट्रेड वगैरह करने के लिए ना सिल्वर कॉइन्स जो है वो इशू कर दिए थे, ठीक है? तो बस वही है, लोकल ट्रेड वगैरह करने के लिए सिल्वर के कॉइन्स का इस्तेमाल होता था। सिल्वर कॉइन्स बिकेम इंपॉर्टेंट इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट हो गए। वेस्टर्न इंडिया यानी कि आपको गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, थोड़ा सा ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे काफी फेमस हो गए, ठीक है? इसके बाद आपके अर्लियर सिल्वर कॉइन्स वर इशूड बाय वेस्टर्न क्षत्रपास। दिस शोज कंटिन्यूएशन ऑफ रीजनल ट्रेड। तो बेसिकली जो ये लोग इस टाइम पे कर रहे थे, उसी चीज को गुप्ताज ने कंटिन्यू रखा यहाँ पे। इसके बाद आपका कॉपर कॉइन्स। तो हमें बहुत ही फ्यू कॉपर कॉइन्स भी देखने को मिले हैं। अब इससे ना हिस्टोरियंस एक चीज अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है जो गोल्ड के कॉइन्स है वो अपर क्लास के लोग यूज करते हो, जो सिल्वर के कॉइन्स है वो मिडिल क्लास के लोग यूज करते हो, और जो कॉपर के कॉइन्स है वो लोअर मिडिल क्लास, जो एकदम लोअर क्लास है, वो इस्तेमाल करते हो, ठीक है? जो भी उनका डे टू डे का ट्रांजेक्शन होता है, जैसे दूध खरीदना है, ब्रेड का पैकेट खरीदना है, ऐसे जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं डेली में, उनमें कॉपर के कॉइन्स का इस्तेमाल होता हो, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है, जो मनी इकोनॉमी थी, यानी कि जो पैसे थे वो एग्जैक्टली आपके कॉमन लोगों तक नहीं पहुंच पाए थे। कॉमन लोग अभी गरीब थे, तो इस वजह से वो लोग कॉपर के कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। विलेजर्स डिपेंडेंट मोर ऑन बार्टर सिस्टम। जो आपके विलेजर्स थे वो ज्यादातर आपके बार्टर सिस्टम पर ही डिपेंड किया करते थे, ठीक है? तो इकोनॉमी थोड़ी सी आपकी एग्रेरियन थी, थोड़ी सी लोकलाइज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है? फिर आपका कंपैरिजन विद कुशान्स। तो कुशान्स के अंदर कॉपर कॉइन्स काफी कॉमन थे। अंडर गुप्ता कॉपर कॉइन्स काफी रेयर थे। तो ये हमें दिखाता है कि एवरी डे का जो ट्रेड हो रहा है, जैसे कि अभी अगर आप देखो, तो जैसे कुशांश के टाइम में ट्रेड हो रहा था, तो लोकल लोग भी मार्केट से चीजें खरीद पा रहे थे। लेकिन हो सकता है क्योंकि अब गुप्ता टाइम में ट्रेड खत्म हो रहा है, ट्रेड आपका उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो इस वजह से डेली आप जैसे मार्केट में मैं जा रही हूँ कुछ चीज खरीदने, वो चीज ही डिसकंटिन्यू हो गई है, आना बंद हो गई है। तो फिर मैं क्यों खरीदूंगी उस चीज को? क्या खरीदूंगी मैं? उसका कोई ऑल्टरनेटिव या तो घर पे बनाऊंगी या तो उसको इस्तेमाल ही नहीं करूंगी। तो ये चीज ये वही बता रहे हैं कि हो सकता है कि उस टाइम में जो ट्रेड एवरीडे का जो ट्रेड होता था, एवरीडे जो लोग चीजें खरीदते थे, वो कम हो गई हो, बंद हो गई हो ऑलमोस्ट, ठीक है? तो ये चीज है। इसके बाद है आपका डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर बाकी के पीरियड से अगर कंपेयर किया जाए ना, तो गुप्ता पीरियड ने एक डिक्लाइन देखा था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में, ठीक है? इनके टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इतने ज्यादा नहीं होते थे। ट्रेड विद रोमन एम्पायर, अबाउट आपका 550 एडी के आसपास तक इंडिया ने ट्रेड किया था ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ, और इस टाइम में यहाँ पे बाइजेंटाइन एम्पायर एग्जिस्ट किया करता था, ठीक है? और इंडिया यहाँ पे सिल्क एक्सपोर्ट किया करता था, ठीक है? फिर इसके बाद डिक्लाइन ऑफ सिल्क ट्रेड। तो 550 एडी के बाद जो ये बाइजेंटाइन पीपल थे, इन्होंने सिल्क का प्रोडक्शन जो है सीख लिया था चाइना से। तो इन लोगों ने जो भी इनकी डिमांड थी वो रिड्यूस हो गई, जिस वजह से इंडिया के साथ इनका ट्रेड जो है खत्म हो गया। तो ये इस वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट ट्रेड सेक्टर था ना, वो आपका डिक्लाइन होने लग गया था। इसके बाद आपका एग्जाम्पल ऑफ सिल्क वीवर्स गिल्ड। इन द मिड 5th सेंचुरी अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर लेफ्ट गुजरात लाटा रीजन। अब देखो, जहां पे सिल्क का काम हो रहा है ना, वहां से जो गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा ये काम संभालते थे ना, उन लोगों ने वो चीज छोड़ दिया, वो माइग्रेट हो गया आपके मैंडसौर यानी कि मालवा वाले रीजन की तरफ, ठीक है? अब इनके माइग्रेशन से हुआ क्या, जो सिल्क वीविंग का जो काम था वो रुक गया। इन्होंने अलग अलग ऑक्यूपेशन अपना लिया। वैसा हुआ क्यों? देखो,
ट्रेड पहले जो हो रहा था इंडिया के साथ सिल्क का, जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था सामान, वो अब कम हो गया। अब क्योंकि वो जो रोमन एम्पायर था, उन्होंने चाइना से वो पूरा प्रोडक्शन सीख लिया। तो सिल्क का उतना ज़्यादा डिमांड आया नहीं, जो लोग ये काम करते थे, क्योंकि अब डिमांड नहीं है तो उनके पास काम नहीं है। तो अपेरेंटली जो थोड़ा बहुत ट्रेड भी होता था, वो भी अब सिल्क का कंप्लीटली बंद हो गया, क्योंकि लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, दूसरा ऑक्यूपेशन अपना लिया। तो ये दिखा रहा है कि डिक्लाइन इन सिल्क ट्रेड, यानी कि सिल्क का ट्रेड अब आपका डिक्लाइन हो गया था। क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रहा था। इस वजह से आपका एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी आपकी आ गई। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट था गुप्ता पीरियड के लिए। यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आपका बढ़ा। इसके बाद है आपका राइज ऑफ प्रीस्टली लैंडलॉर्ड्स। लार्ज नंबर में जो लैंड ग्रांट्स है वो ब्राह्मण्स को दिए गए, तो ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा लैंड आ गया है अब। इस वजह से हुआ क्या, जो आपके प्रीस्टली लैंडलॉर्ड्स यानी कि जो ब्राह्मण्स हैं, प्रीस्ट है वो आपके मकान मालिक है, ठीक है। तो उनके पास बहुत सारा एरिया है, लैंड है, जहाँ पे वो लोग लोगों को किराए पर रहने देते थे। तो पावरफुल लैंड ओनर्स ये लोग बन गए थे। इफेक्ट ऑन पीजेंट्स, किसानों का इस पे क्या असर पड़ा, तो किसानों ने अल्टीमेटली जो लैंड किसानों की होनी चाहिए थी उसमें से कंट्रोल खो दिया है, डिपेंडेंट बन गए हैं ये लोग, और उनका स्टेटस जो है धीरे धीरे करके डिक्लाइन होता चला गया है। ट्राइबल पेजेंट्स वर रिड्यूस टू लोअर सोशल स्टेटस। तो बेसिकली जो पहले आप ट्राइबल पेजेंट्स थे, उनका स्टेटस और ज्यादा घट गया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जमीन ही नहीं है खेती करने के लिए, ज्यादातर जमीनें तो लैंड ग्रांट्स दे दिए गए हैं। तो अब लैंड ग्रांट्स दे दिए गए, लैंड नहीं है, तो बेचारे अब खेती कहाँ पे करेंगे अब, ठीक है। तो खेती अब एक ही स्किल आती है उनको खेती करने की। और जिनके पास लैंड है वो लोग अब लेबर्स रखते हैं, ताकि उनके लैंड पे पूरा प्रोडक्शन हो सके। तो वो लोग बेचारे उनके लिए काम कर रहे हैं, और सैलरी की तरह आप कह लो, जो वेज है उनको अनाज वगैरह दिया जा रहा है, वो भी उतना दिया जा रहा है जिसमें उनका मतलब गुजारा हो जाए, बस इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है आपका एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो लैंड ग्रांट्स ने हेल्प किया था ब्रिंगिंग वर्जन लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी कि जिस लैंड पे कहीं कभी खेती नहीं हुई है, उस लैंड पे खेती होने लग गई थी। इसके बाद एक्सपैंडिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आपका एक्सपैंड हो रहा था। रोल ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण लैंड ओनर्स इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर इन ट्राइबल एरियाज। अब हुआ क्या, आपका जो ट्राइबल एरिया था, या जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे, जो लैंड ब्राह्मण्स को दे दिया गया था, अब उस लैंड पे अगर पहले से ट्राइबल कोई पॉपुलेशन है या कोई है, तो वहां पे अगर खेती नहीं हुई है, तो ब्राह्मण्स ने वहां पे खेती वगैरह स्टार्ट करवाई थी। फार्मिंग मेथड्स इंप्रूव करवाए थे, कल्टीवेशन एक्सपैंड करवाया था। इससे जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ये इवेंचुअली बढ़ गया था, ठीक है। फिर आपका फोर्स्ड लेबर, ये मैंने आपको बताया सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में होने लग गया था। पीजेंट्स हैड टू परफॉर्म फोर्स लेबर, विच मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। दिस इंक्रीज बर्डन ऑन पीजेंट्स, यानी कि इससे क्या होता था, किसानों के ऊपर जो बर्डन था वो बढ़ गया था। आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कैसे ये लोग टैक्स भी दे रहे थे। टैक्स देने के बाद जो आपके ये है ना फोर्स लेबर वाला काम, ये भी कर रहे थे। प्लस जैसे आपके रॉयल ऑफिसर्स कहीं जा रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो उनको अनाज देने का काम इनका है फ्री में। वो जहाँ ठहरेंगे वो सारी व्यवस्था करना भी विलेजर्स का ही काम है, पूरा किसानों का ही काम है एक तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ था कि आपका खेती बाड़ी जो था, एग्रीकल्चर वो एक्सपैंड हो गया था। लैंड जो अनयूज लैंड था वो कल्टीवेशन के अंडर आ गया था। गोल्ड के कॉइन्स डेवलप हुए थे, सिटीज एग्जिस्ट किया करती थी। और नेगेटिव डेवलपमेंट ये हुआ कि जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था ये खत्म होने लग गया, सिल्क ट्रेड खत्म हो गया। कुछ कॉपर के कॉइन्स हमको मिले, जिससे ये पता चलता है कि कुछ ही लोग थे, यानी कि जो एलीट क्लास के लोग हैं वो गोल्ड कॉइन इशू कर रहे हैं, और जो आपके बहुत ही मतलब फ्यू कॉपर कॉइन्स, यानी कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कॉपर के कॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो भी कम ही मिले हैं। यानी कि जो एवरीडे का भी जो ट्रेड था वो खत्म हो गया था। प्रेशर था पीजेंट्स के ऊपर, और राइज ऑफ लैंडलॉर्ड्स, यानी कि अब आपके मकान मालिक वाला जो वो होता है ना, लैंड ओनर्स जो है वो ज्यादा आपके आ गए थे, ठीक है। तो ये था आपका नेगेटिव इम्पैक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके की इकोनॉमी थी। तो किस तरीके की इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी आपकी हो गई थी। पहले जैसे कुषाण के टाइम में, मौर्यंस के टाइम में ट्रेड आपका पीक पे गया था ना, वो यहाँ तक आते थे, पूरी तरीके से खत्म हो गया था। यहाँ पे वो आप देख रहे हो एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि ज्यादातर आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और इनके बारे में हमको फाहिन जो चाइनीज ट्रैवलर थे, इनके अकाउंट से पता चलता है, ठीक है। और गोल्ड कॉइन्स एग्जिस्ट किया करते थे, जिनको हम लोग दिनारस कहते थे, और काफी यूजफुल थे। जो एलीट क्लास के लोग होते थे वो यूज करते थे। सिल्वर कॉइन्स भी ये लोग इशू किया इन लोगों ने, कॉपर कॉइन्स भी इन लोगों ने इशू किए। और धीरे धीरे करके जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो खत्म हो गया। सिल्क वीवर्स ने पूरा अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया, एग्रेरियन इकोनॉमी बन गई आपकी। और जो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन था वो होने लग गया। जो आपके लैंड ग्रांट्स में दे दिए जाते थे ना, उन लैंड्स पर भी खेती अब होने लग गई थी, ठीक है। फोर्स लेबर का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव ज्यादा है, तो डाउन साइड जा रहा है आपका इकोनॉमी, ठीक है।
इसके बाद है आपका नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट, यानी कि अब सोसाइटी कैसी थी, ये जो आपका वर्ण सिस्टम, आपका सोशल इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें क्या एग्जिस्ट किया करती थी उस टाइम में। तो सबसे पहला है आपका राइज ऑफ ब्राह्मण सुप्रीमेसी। तो ये जो पीरियड है ना आपका 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी एडी वाला, जो आपका गुप्तास का जो टाइम पीरियड है, इसको ना हिस्टोरियंस अक्सर रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म कहते हैं। मतलब कि ब्राह्मणिकल रिलीजन का ना फिर से डोमिनेंस जो है स्ट्रांग हो गया था, ब्राह्मण्स की जो सोशल पावर थी वो बढ़ गई थी। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि ज्यादातर आपके लैंड ग्रांट्स जो है वो ब्राह्मण्स को दे दिए गए थे, ठीक है। गुप्ता किंग्स ने बहुत सारे जो आपके टैक्स फ्री लैंड्स हैं वो ब्राह्मण्स को दिए। अब इससे हुआ क्या, ब्राह्मण्स इकोनॉमिकली मतलब ज्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। तो सोसाइटी में ऑब्वियसली जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसकी मतलब उसका इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ब्राह्मण्स के पास दोनों चीजें हैं, तो इस वजह से सोसाइटी में ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस था वो अल्टीमेटली बढ़ गया था, ठीक है। तो वही है राइज ऑफ ब्राह्मण सुप्रीमेसी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ब्राह्मण डोमिनेंस इंक्रीज मेनली बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल लैंड ग्रांट, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में जो लैंड ग्रांट्स है ना वो ब्राह्मण्स को दिए गए थे, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, सबसे पहले तो वही जो मैंने आपको बताया, गुप्ता किंग्स गेव मेनी लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स बिकेम वेल्दी लैंडलॉर्ड्स और ब्राह्मण्स रिसीव्ड स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है। दीज प्रिविलेजेस आर मेंशन्ड इन नारदा स्मृति 5th सेंचुरी लॉ बुक, और इस लॉ बुक में ब्राह्मण्स को जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस पावर्स वगैरह दिए गए ना उन चीजों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है आपका रिलेशनशिप बिटवीन गुप्तास एंड ब्राह्मण्स। गुप्तास वर प्रोबेबली ओरिजिनली वैश्यास। तो ऐसा माना जाता है जो आपके गुप्तास थे ना मेनली आपके वैश्य ओरिजिन को बिलोंग करते थे। ब्राह्मण्स डिक्लेयर दम क्षत्रिय, और ब्राह्मण्स ने लेकिन क्योंकि अब वो किंग बन गए हैं तो उनको ऐसा बोला कि ये मैंने आपको समझाया था 24 चैप्टर में कि कैसे, क्योंकि अब वो किंग बन गए तो उनको ये चीज समझाई गई सोसाइटी के द्वारा कि जो लड़ते हैं ऐसे वॉरियर क्लास के होते हैं उनको क्षत्रिय कहते हैं, तो आप क्षत्रिय क्लैन से हो सकता है बिलोंग करते हैं। तो ब्राह्मण्स ने ये चीज उनको बता दी। ब्राह्मण्स डिस्क्राइब गुप्ता किंग्स एज गॉड लाइक रूलर्स, और उनको भगवान की तरह दिखाया गया। दिस हेल्प लेजिटिमेसी ऑफ गुप्ता किंग, और इसकी वजह से हुआ क्या, लोग उनकी बात मानने लग गए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर, अब क्योंकि ब्राह्मण्स ने उनको एक स्टेटस दिया तो अल्टीमेटली वो लोग भी ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज काफी हुई। इसके बाद है आपका ग्रोथ ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट। तो इस टाइम में गुप्ता पीरियड में कास्ट सिस्टम आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। अब सिर्फ आपके ऐसा नहीं कि 4 वर्ण ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी सब कास्ट भी आपकी बनने लग गई थी, ठीक है। अब इसके पीछे ना दो मेन रीजन है। सबसे पहला आपका एसिमिलेशन ऑफ फॉरनर्स। तो आपको पता है एंशिएंट इंडिया में कई सारे फॉरनर्स आपके आए थे, ग्रीक्स आए थे, शाकाज आए थे, कुशान्स आए थे, हुन्स आए थे। धीरे धीरे करके ये लोग भी इंडियन सोसाइटी में एसिमिलेट हो गए, यानी कि शामिल हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज अगर आप देखो, हर फॉरेन ग्रुप को एक सेपरेट कास्ट माना गया है, ठीक है, क्योंकि ये फॉरेनर मेनली आपके कॉन्करर्स थे। इसे सोसाइटी ने उनको क्षत्रिय स्टेटस दे दिया कि आप क्षत्रिय हो। तो यही चीज यहाँ लिखी कि मेनी फॉरेनर्स वर अब्सॉर्ब्ड इनटू इंडियन सोसाइटी, ईच फॉरेन ग्रुप बिकेम अ सेपरेट कास्ट, और सिंस फॉरेनर्स केम एज कॉन्करर्स दे वर यूजुअली गिवन द स्टेटस ऑफ क्षत्रिय, कि आप मतलब वही वॉरियर्स हैं, कॉन्करर्स हैं, तो ये क्षत्रिय ही होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, हुनास जो आपके आए थे लेट 5th सेंचुरी में, लेटर बिकेम पार्ट ऑफ राजपूत क्लैन, सम राजपूत स्टिल यूज द टाइटल हुन, ठीक है। तो 5th सेंचुरी में ये इंडिया आए थे हुनास, बाद में इंडियन सोसाइटी में ये आपके मर्ज हो गए, और इतना मर्ज हो गए कि राजपूत क्लैंस में आज तक भी इनका जो सरनेम है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो 36 राजपूत क्लैंस है, उनमें से हुनास भी आपके शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी स्टार्ट हुई। अब एक चीज देखो, क्षत्रिय पहले पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अब आपके क्षत्रिय में भी अब आप राजपूत हो, राजपूत में भी अब सब कास्ट है 36 तरीके की, ठीक है। तो ये जो डिविजन है ना ये आपका होने लग गया था, ठीक है। इसके बाद है आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल पीपल। तो पहला तो रीजन मैंने आपको बता दिया कि फॉरेनर्स आ गए थे, और दूसरा क्या है, ट्राइबल पीपल, वो लोग भी इंडियन सोसाइटी का पार्ट बन गए थे, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में कई सारे जो लैंड ग्रांट्स में दिए गए ब्राह्मण्स को वो ट्राइबल रीजन से थे, ठीक है। वहां एग्रीकल्चर आपके ब्राह्मण्स ने स्प्रेड किया, और इस प्रोसेस में जो आपके ट्राइबल चीफ्स थे उनको हाई ओरिजिन का स्टेटस दे दिया गया। बेसिकली ट्राइब का जो एक हेड होता है ना उसको बता दिया गया कि आप पावरफुल हो, ठीक है। लेकिन जो आपके नॉर्मल ट्राइबल लोग थे, ऑर्डिनरी ट्राइबल थे, उनको लो कास्ट का बना दिया गया। तो इस तरीके से जो आपके ट्राइबल पीपल थे ना वो भी धीरे धीरे करके एक न्यू कास्ट ही उनकी बनती चली गई, ठीक है। और ये प्रोसेस आपका इतना स्ट्रांग हो गया कि ये सिस्टम आज तक भी हमारी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, कि जो ट्राइबल पीपल थे पहले एक यूनिट थे, उनको भी कास्ट सब कास्ट वगैरह में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ये था आपका
कि many land tribal people were absorbed into Brahminical society through land grants। प्रोसेस क्या था, ट्राइबल चीफ को दे दिया गया रिस्पेक्टेबल पोजीशन, और जो ऑर्डिनरी ट्राइबल पीपल थे उनको दे दिया गया लो स्टेटस, ठीक है। और ईच ट्राइब ग्रेजुअली बिकेम अ सेपरेट कास्ट। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर मेनी सेंचुरीज, काफी टाइम तक ये होता चला गया। तो पहले जो आपकी 4 वर्ण एग्जिस्ट किया करती थी, अब इनमें भी आपके फर्दर क्लासिफिकेशन हो गए, फिर उन क्लासिफिकेशन में भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो गए, ठीक है। इसके बाद है आपका इंप्रूवमेंट इन द पोजीशन ऑफ शूद्र। अब आपको पता है शूद्र की जो पोजीशन है, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, कितनी ज्यादा बेकार पोजीशन थी उनकी, राइट। अब गुप्ता पीरियड में शूद्र की पोजीशन थोड़ी सी पहले के कंपेयर में बेटर हुई थी। शूद्र को जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे, जैसे कि रामायण कोई सुन रहा है, महाभारत कोई सुन रहा है, तो उनको पहले अलाउड नहीं था, लेकिन गुप्ता पीरियड में उनको ये चीजें अलाउड की गई। तो ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड शूद्र पोजीशन इंप्रूव्ड कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। कुछ नए राइट्स उनको दिए गए, नए हक उनको दिए गए। वो लोग रामायण सुन सकते हैं, महाभारत, पुराण, कृष्णा जी की पूजा कर सकते हैं, परफॉर्म सम डोमेस्टिक रिचुअल, जो घर में छोटे मोटे जो रिचुअल्स होते हैं वो लोग कर सकते हैं। दिस रिक्वायर्ड पेमेंट टू ब्राह्मण प्रीस्ट। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग आप अगर कोई पूजा पाठ या कोई रिचुअल फॉलो करते हो, तो उसके लिए कोई ब्राह्मण घर पे आएगा तो आपको उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रीस्ट क्लास है उनको फीस दी जाती थी इसके लिए। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो पहले शूद्र आपके सर्वेंट, स्लेव और एग्रीकल्चरल लेबर्स की तरह काम किया करते थे। अब ज्यादातर शूद्र आपके इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चरलिस्ट, यानी कि खुद का ही काम करते हैं अब। तो बेसिकली अब थोड़ा सा इनका इंप्रूवमेंट हुआ है, शूद्र की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो थोड़ी सी अब आपकी इंप्रूव हुई है, ठीक है। इसके बाद है आपका इंक्रीज इन अनटचेबिलिटी। तो डिस्पाइट इंप्रूवमेंट ऑफ शूद्र, अनटचेबिलिटी इंक्रीज, भले ही उनकी थोड़ी सी कंडीशन इंप्रूव हो गई हो, लेकिन ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है जो यहाँ पे हुआ, जो अनटचेबिलिटी है, कि जो छुआछूत हम लोग काफी ज्यादा पहले मानते थे कि शूद्र है उनके हाथ का पानी नहीं पीना, वो लोग मंदिर नहीं आ सकते, आप उनको छू नहीं सकते हैं, ये सारी चीजें काफी की गई। और इनमें एक सबसे बड़ा जो फेमस ग्रुप था ना शूद्र में, वो था आपका चांडलास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनटचेबल ग्रुप्स वर चांडलास। इनको मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार माना जाता था, ठीक है, इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। तो वही है। नाउ इसके बाद आओ डिस्क्रिप्शन बाय फाहिन। फाहिन रोट दैट चांडलास लिव्ड आउटसाइड विलेज, विलेजेस के आउटसाइड ये लोग रहते थे। दे डेल्ट विथ मीट एंड एनिमल फ्लैश, जो मीट और जो एनिमल फ्लैश वगैरह होता है उसी पे ये लोग अपना गुजारा किया करते थे। व्हेन एंटरिंग टाउन दे स्ट्रक वुड पीसेस टू वार्न अदर्स। मतलब कि जब वो लोग सिटीज में आते थे, तो लकड़ी बजाकर ऐसे करके ढम 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 करके आते थे, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि उनसे उनको डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है। तो ये आपका एक्सट्रीम लेवल का अनटचेबिलिटी जो है इसको शो करता है, ठीक है। दिस शोज सीवियर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ग्रोथ ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद है आपका पोजीशन ऑफ विमेन्स। तो रिलीजियस राइट्स दिए गए, विमेन्स को भी रामायण सुनना, महाभारत सुनना, पुराण, कृष्णा जी की पूजा करना, इन चीजों के लिए अलाउ किया गया। इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ विमेन। अपर वर्ण की जो विमेन थी ना, उनके पास कोई इंडिपेंडेंट लाइवलीहुड नहीं था, मेन पे डिपेंड करते थे, और बहुत ही कम फ्रीडम थी, ज्यादातर अपने घरों में रहना, और जो भी उनके आसपास जो नौकर वगैरह हैं वो उनके लिए काम कर दिया करते थे, तो उनको ज्यादा फ्रीडम नहीं थी, ठीक है। और जो आपकी लोअर वर्ण की जो विमेन थी ना, जैसे आपकी वैश्य और शूद्र क्लास को जो बिलोंग करते थे, वो काम करते थे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है, डोमेस्टिक सर्विसेज वगैरह, लाइव मतलब अपना पैसा कमाने के लिए, अपना जीवन तो उनको बिताना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए वो लोग नॉर्मल काम किया करते थे। तो इनके पास इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा थी कंपेयर किया जाए अगर अपर वर्ण विमेन से, तो ठीक है। इसके बाद है आपका डिक्लाइन इन विमेन स्टेटस। नाउ गुप्ता पीरियड के टाइम में अपर क्लासेस एक्वायर मोर लैंड, सोसाइटी बिकम मोर पेट्रियार्कल, विमेन वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी। तो गुप्ता पीरियड में अगर आप देखोगे, कुछ इंप्रूवमेंट अगर हुई तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस भी हुई, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में अगर आप देखोगे, अपर क्लासेस के पास ज्यादा लैंड है, सोसाइटी ज्यादातर पेट्रियार्कल है, और विमेन्स को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शादियां करना, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीगैमी काफी करते थे, आदमियों द्वारा ये किया जाता था। ज्यादातर आपके पॉलीगेमिस्ट थे, प्रॉपर्टी माइंडेड लोग थे, मतलब राजा राजा लोग भी काफी करते थे, एक से ज्यादा उनकी वाइफ होती थी। तो पॉलीगैमी काफी ज्यादा था, और जितने ज्यादा अमीर एलीट परिवार है उतनी ज्यादा ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अपर क्लास जो है वहां पे काफी ज्यादा ये होता था। पेट्रियार्कल सिस्टम था आपका, विमेन्स को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और जहां भी उनको थोड़ा बहुत बेनिफिशियल लग रहा है, तो मैरिज अलायंस जो है वो लोग काफी क्विकली बना लेते थे, ठीक है। इसके बाद है आपका बिगिनिंग ऑफ सती प्रैक्टिस। अब ये ध्यान से सुनना आप लोग। तो फर्स्ट क्लियर एग्जाम्पल जो है हमें सती प्रैक्टिस का। सती प्रैक्टिस क्या होता है? जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मतलब वाइफ जिंदा है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वाइफ को जिंदा हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता है, उसको कहते हैं सती प्रैक्टिस, ठीक है। ये हमको जो इसका पहली बार जो रिटन रिकॉर्ड मिला है ना कि हाँ सती प्रैक्टिस होता था, रिकॉर्डेड जो एग्जाम्पल है, वो हमको 510 एडी यानी कि गुप्ता पीरियड के आसपास का ही मिलता है। यहाँ पे एक विडो ने ना अपने हस्बैंड की डेथ के बाद ही सेल्फ इमोलेशन यानी कि खुद को जला लिया था।
ठीक है? तो ये काफ़ी था, तो ये हमको देखने को मिलता है डिक्लाइनिंग स्टेटस ऑफ वुमेन यानी कि इतना ज़्यादा फ़ियरफुल माहौल रहा होगा उस टाइम में उस औरत के लिए कि वो अकेले नहीं रह सकती है, इस वजह से उसको ऐसा करना पड़ा होगा। बाद में जाके तो ये पूरा एक कस्टम बन गया कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, वाइफ़ को भी जला दो ज़िंदा, ठीक है? इसके बाद है आपका विडो रीमैरेज अलाउड फॉर शूद्र यानी कि शूद्र जो है वो विडो रीमैरेज यानी कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो वाइफ़ रीमैरेज कर सकती हैं, नॉट अलाउड फॉर हायर वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह के लिए तो बिल्कुल अलाउड नहीं था ये। However, some later law books allowed remarriage if husband was लेकिन बाद में जाके हम लोगों को कुछ-कुछ बुक्स में एविडेंस देखने को मिलते हैं कि आपका हस्बैंड अगर मर गया है, मिसिंग है, इम्पोर्टेंट है, रीअनाउंस्ड वर्ल्ड और एक्सकम्युनिकेटेड इनमें से अगर कोई भी एक रीज़न है, तो जो औरत है वो दोबारा शादी कर सकती है, ठीक है? लेकिन अपर वर्ण में जनरली अलाउड नहीं था, लोअर वर्न्स के लिए था। इसके बाद है आपका स्त्री धन मीन्स वुमेन्स के पास भी कुछ प्रॉपर्टी राइट्स हुआ करते थे जिसको स्त्री धना कहते थे। स्त्रीधन का मतलब क्या है? स्त्रीधन में आपका ज्वेलरी, क्लॉथ, गिफ्ट, ऑर्नामेंट जो भी आपका ब्राइड को दिए जाते हैं ना शादी के दौरान, उसको स्त्रीधन माना जाता है, ठीक है? तो ये जो गिफ्ट्स थे ना, ये ब्राइड की ना पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती थी कि ये ब्राइड के पास ही रहेंगे, ठीक है? और यहाँ आप देखोगे डाउरी सिस्टम एक तरीके से जनरेट हो रहा है पूरा, ठीक है? नाउ इसका इधर आ जाओ एक्सपेंशन ऑफ स्त्रीधन अब लेटर लॉ बुक्स में आप देखोगे गिफ्ट जो पेरेंट्स द्वारा इन लॉज द्वारा या जो अदर ओकेजन्स पे जो दिए जाते थे ना उनको स्त्रीधन कहा जाता था ठीक है इसके बाद है आपका विमेन्स प्रॉपर्टी राइट लॉ मेकर कात्यायना 6th century एडी स्टेटेड women could sell property women could mortgage property this suggests some property rights existed but generally daughters did not inherit land तो ये तो आपको पता ही है अभी तक भी अभी कुछ सालों में ही चेंज हुआ है कि जो फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें डॉटर एंड सन दोनों का ही हिस्सा है बट पहले तो यही सिस्टम था कि विमेन्स को फादर की प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं मिलता था कोई लैंड शेयर वगैरह नहीं मिलता था लेकिन एक चीज है 6th century एडी के आसपास ना कात्यायना इन्होंने ये कहा था कि विमेन अपनी प्रॉपर्टी सेल या मॉर्टेज कर सकते हैं तो इससे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि विमेन के पास प्रॉपर्टी एग्जिस्ट किया करती थी कुछ केसेस में विमेन्स को लैंड शेयर भी मिलता होगा इस वजह से इन्होंने ऐसा कहा ठीक है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है इसके बाद इधर आ जाओ आपका नियोगा प्रैक्टिस नियोगा क्या होता है विडो मैरिंग हस्बैंड ब्रदर और रिलेटिव यूजुअली क्या होता है ये एक वैदिक प्रैक्टिस माना जाता है नियोगा का मतलब है कि अगर जैसे किसी लड़की की शादी हुई है एल्डर ब्रदर से ठीक है और वो मर गया है तो उसका जो छोटा भाई है या जो कजन है उसके साथ उस लड़की की दोबारा शादी करा दी जाती थी ठीक है लेकिन ये चीज ना ब्राह्मण्स और क्षत्रिय में अलाउड नहीं था लेकिन शूद्र वगैरह में ये जो नियोगा और जो विडो रिमैरेज था ना ये चीजें अलाउड थी ठीक है तो ये गुप्ता पीरियड के टाइम से ही था अलाउड फॉर शूद्र नॉट अलाउड फॉर ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय अर्ली वैदिक प्रैक्टिस थी ये नियोगा वाज अलाउड ठीक है तो ये था आपका पूरा सिस्टम सोसाइटी का कि सोसाइटी एग्जैक्टली किस तरीके की थी उस टाइम में एक बार जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है ना इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं बट रिवाइज करने से पहले अगर आप लोगों को जीएस के नोट्स परचेज करने हैं तो उनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि काफी हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों को बाकी कैसा लग रहा है ये सेशन बताना मुझे ठीक है तो हम लोगों ने आज क्या क्या समझा ट्रेंड इन ट्रेड एंड एग्रेरियन इकोनॉमी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे ट्रेड जो था डिक्लाइन हो गया था और एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी बन गई थी इनकी ठीक है इसके बाद सोशल डेवलपमेंट हमने देखा कि कैसे आपकी ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी बन गई थी काफी ज्यादा कास्ट और सब कास्ट आ गए थे पोजीशन जो थी शूद्र की थोड़ी इंप्रूव हुई थी लेकिन नेगेटिव साइड इफेक्ट ये था कि अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया था इनका ठीक है विमेन्स की पोजीशन के बारे में हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक पोजीशन हम लोगों ने समझा विमेन्स का डिक्लाइन इन विमेन स्टेटस देखा सती प्रैक्टिस का हमको फर्स्ट रिटन एविडेंस हमको देखने को मिला इसी पीरियड से विडोरी मैरिज के बारे में हमने देखा स्त्री धन विमेन्स प्रॉपर्टी राइट एंड नियोगा प्रैक्टिस ये सारी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस की ठीक है तो ये चैप्टर नंबर 25 का ना पार्ट 3 है इससे पहले 2 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन केस अगर आप लोग एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आपको एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज का लिंक जो है वो मिल जाएगा ठीक है हम लोग एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं आर एस शर्मा से तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट है तो ये पूरी सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ जो कि है हमारा लाइफ इन गुप्ता एज तो बेसिकली हम लोग गुप्ता पीरियड के बारे में समझ रहे हैं लास्ट चैप्टर जो था हमारा चैप्टर नंबर 24 उसमें हम लोगों ने समझा था कैसे आपका गुप्ता एम्पायर बना और कैसे आपका डिक्लाइन हो गया लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था सोसाइटी किस तरीके की थी आर्ट कैसा था उस टाइम में लिटरेचर कैसा था उस टाइम में ये हम लोगों ने नहीं समझा था ठीक है तो हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत की थी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उस टाइम में गुप्ता पीरियड के टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उनका वो किस तरीके का था किस तरीके से उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था दूसरा है हमारा ट्रेंड्स इन ट्रेड एंड एग्रेरियन इकोनॉमी यानी कि उनके टाइम में आपको पता है ट्रेड डिक्लाइन हो गया था जो इकोनॉमी थी पूरी एग्रेरियन इकोनॉमी थी
ठीक है, फिर हम लोगों ने सोशल डेवलपमेंट देखा था, यानी कि सोसाइटी में मतलब सोसाइटी स्ट्रक्चर आपका किस तरीके का था, कैसे आपका वर्ण सिस्टम जो था वो आपका कास्ट और सब कास्ट वगैरह में डिवाइड हो गया था, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं दो टॉपिक्स कवर, जो कि आपका स्टेट ऑफ बुद्धिज्म एंड ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ भगवतिज्म। ठीक है, इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स रह जाएंगे ना, जैसे कि आर्ट हो गया, आपका लिटरेचर हो गया, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों को हम लोग करेंगे पार्ट 4, जो कि आपका लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, उसमें कवर। ठीक है, आज हम लोग फटाफट से ये जो हमारे दो टॉपिक है आपके, बुद्धिज्म और इम्पैक्ट कैसा रहा था उसका सोसाइटी पे, इसको समझेंगे। तो सबसे पहला है आपका, तो सबसे पहला है आपका स्टेट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो बेसिकली गुप्ता पीरियड को ना बुद्धिज्म का ना गोल्डन पीरियड समझा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि गुप्ता पीरियड से पहले बुद्धिज्म का मतलब बुद्धिज्म की सिचुएशन क्या थी। तो देखो, एंशियंट इंडिया में बुद्धिज्म का सबसे पावरफुल जो फेज रहा है ना, वो दो रूलर्स के टाइम में रहा है। एक तो आपका अशोका था। ठीक है, उन्होंने बुद्धिज्म को काफी सारा सपोर्ट किया था, पूरे एम्पायर में स्तूपास बनवाए थे, मोनेस्ट्रीज बनवाए थे, मिशनरीज को भेजा था श्रीलंका में, एशिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। इसलिए अशोका के टाइम में बुद्धिज्म जो था ना, उसने इतना ज्यादा मास कलेक्ट किया था, इतना मास रिलीजन वो बन गया था। ठीक है, दूसरे थे आपके कनिष्का, जो कि आपके 2nd सेंचुरी एडी में आए थे। कुषाण एम्परर थे ये कनिष्का। इन्होंने भी बुद्धिज्म को काफी सपोर्ट किया था, और उनके टाइम में भी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे, गंधारा आर्ट डेवलप हुआ था, महायाना बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ था। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोगों ने कुषाण एम्पायर के बारे में पूरा पढ़ा था तब। ठीक है, तो इसलिए कुषाण पीरियड में भी बुद्धिज्म जो है वो काफी ज्यादा मतलब इंटरनेशनली काफी फैला था। तो कहीं आपसे अगर एग्जाम में आता है कि किन दो किंग्स की वजह से बुद्धिज्म इतना मास रिलीजन बन पाया आपका, तो वो है आपके अशोका, जो कि आपके मौर्यन पीरियड से थे, और दूसरे आपके कनिष्का, जो कि आपके कुषाण एम्परर थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नाउ अब गुप्ता पीरियड पे आते हैं। तो जब आपका गुप्ता डायनेस्टी आया था, जो कि आपका 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी एडी में था, उस टाइम में ना रिलीजियस सिचुएशंस जो थी वो काफी ज्यादा चेंज होने लग गई थी। ठीक है, गुप्ता रूलर्स ने मेनली जो आपके ब्राह्मणिकल रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, उनको काफी फॉलो किया था। विष्णु जी की, कृष्णा जी की, इनकी ज्यादा पूजा होती थी। इसलिए बुद्धिज्म को पहले जैसा जो रॉयल पैट्रोनेज था ना, वो नहीं मिल पाया था। ठीक है, जब हम बोलते हैं रॉयल पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है? रॉयल पैट्रोनेज का मतलब होता है आपका राजा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और उस रिलीजन के सपोर्ट में टेम्पल्स हो गया, मोनेस्ट्रीज वगैरह हो गया, ये चीजें बनवा रहा है। मॉन्क्स को काफी ज्यादा लैंड ग्रांट्स दे रहा है। रिलीजियस एक्टिविटीज जो हो रही है ना, उनको फाइनेंस राजा कर रहा है। ठीक है, तो अशोका ने और कनिष्का ने ये किया था बुद्धिज्म के लिए। ठीक है, लेकिन गुप्ता किंग्स ने ना बुद्धिज्म को इतना सपोर्ट नहीं किया था। तो इसी वजह से बुद्धिज्म की जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी ना, वो काफी ज्यादा इस टाइम तक आते आते आपकी कम हो गई थी। ठीक है, ना इधर आ जाओ फटाफट से। सबसे पहला आपका डिक्लाइन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। तो जैसा मैंने आपको बताया कि गुप्ता पीरियड के टाइम में बुद्धिज्म ने रॉयल सपोर्ट खो दिया था। अर्लियर पीरियड जो थे, बुद्धिज्म जो था उसको स्ट्रॉन्ग रॉयल सपोर्ट मिला था अशोका के अंडर और कनिष्का के अंडर। ठीक है, गुप्ता पीरियड के टाइम में गुप्ता रूलर्स ने मेनली आपके ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड जो भी हिंदू देवता होते हैं उनको ज्यादा महत्व दिया था। ठीक है, देयरफॉर बुद्धिज्म बिकेम लेस इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली। तो बुद्धिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा था। तो ये दिखाता है कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन जो है यहाँ से आ गया था। कंपेयर किया जाए अगर इनसे पहले वाले पीरियड में, तो बुद्धिज्म काफी अच्छा फ्लोरिश कर रहा था, लेकिन इस पीरियड तक आते आते बुद्धिज्म आपका डिक्लाइन होने लग गया था। ठीक है, इसके बाद है आपका अकाउंट ऑफ फाहिन। अब जो चाइनीज ट्रैवलर आपके फाहिन थे, वो इंडिया आए थे गुप्ता पीरियड के टाइम में। उन्होंने लिखा था कि बुद्धिज्म वाज फ्लोरिशिंग, मेनी मोनेस्ट्री एग्जिस्टेड, मॉन्क्स लिव्ड इन लार्ज नंबर्स। तो फाहिन ने लिखा था कि बुद्धिज्म इंडिया में फ्लोरिशिंग है, मोनेस्ट्रीज एक्टिव हैं, मॉन्क्स जो है वो रिलीजियस लाइफ फॉलो कर रहे हैं। तो इससे ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि हो सकता है गुप्ता पीरियड में आपका बुद्धिज्म आपका स्ट्रॉन्ग रहा हो। ठीक है, इनके रिटन ऑब्जर्वेशन से जो हम लोगों ने पता लगाया है। ठीक है, नाउ इसके बाद है आपका रियलिटी। तो ये तो इनका लिखा हुआ था। रियलिटी में सम हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ना, बुद्धिज्म वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज फाहिन डिस्क्राइब्ड। बुद्धिज्म इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ज्यादा फाहिन ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, रियलिटी ये थी, इट वाज वीकर देन मॉडर्न पीरियड, कुषाण पीरियड। ऑब्वियसली इनके किंग्स ने इनको सपोर्ट किया था, इस वजह से उस टाइम में काफी स्ट्रॉन्ग था। सो फाहिन अकाउंट गिव्स अ पार्शियल करेक्ट पिक्चर। तो हमको ना फाहिन के अकाउंट से जो भी चीजें पता लगती है, ऐसा माना जाता है कि वो पार्शियली करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन। इवन दो बुद्धिज्म डिक्लाइन, सम डेवलपमेंट्स कंटिन्यूड। बुद्धिज्म वाले डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स जो है हो रहे थे। स्तूपास और विहारास आपके बन रहे थे। गुप्ता पीरियड के टाइम में भी कुछ स्तूपास बनाए गए हैं, विहारास बनाए
गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि बुद्धिज्म आपका है, लेकिन जैसे पहले था ना वैसा नहीं है अब, ठीक है। उसके बाद आपका नालंदा सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। गुप्ता पीरियड के टाइम में नालंदा जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था बुद्धिस्ट एजुकेशन का, ठीक है। नालंदा जो है अट्रैक्ट करता था स्टूडेंट को, बिकेम फेमस फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, डेवलप्ड इनटू मेजर यूनिवर्सिटी लेटर। और बाद में आपको पता है यही नालंदा जो है नालंदा यूनिवर्सिटी बन जाएगी, जो कि काफी फेमस यूनिवर्सिटी जो है वो बन जाएगी, ठीक है। नालंदा कहाँ पे था? ये आपका बिहार में लोकेटेड था, ठीक है। तो ये काफी जो बुद्धिस्ट एजुकेशन का मेजर सेंटर जो है ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ ओवरऑल पोजीशन ऑफ बुद्धिज्म की अगर बात करें, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये थे कि मोनेस्ट्रीज एग्जिस्ट किया करते थे, स्तूपास बन रहे थे, नालंदा डेवलप हो रहा था और बुद्धिस्ट लर्निंग जो थी वो कंटिन्यू थी, ठीक है। नेगेटिव डेवलपमेंट ये थे, कोई स्ट्रॉन्ग रॉयल सपोर्ट नहीं था, लेस पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस था और डिक्लाइन हो रहा था कंपेयर किया जाए अगर पहले पीरियड से तो इसीलिए कहा जाता है बुद्धिज्म का जो गोल्डन पीरियड था ना वो दो किंग्स के अंडर रहा, एक आपका अशोका के अंडर और दूसरा आपका कनिष्का के अंडर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ भगवतिज्म। देखो इसको समझने से पहले एक चीज देखो, अगर हम पोस्ट मॉडर्न रिलीजियस चेंजेस की बात करें, यानी कि मॉडर्न एम्पायर के बाद अगर हम देखें 200 बीसी के बाद, तो इंडिया में रिलीजियस लैंडस्केप जो है ना काफी ज्यादा आपके चेंज होने लग गए थे। मॉडर्न पीरियड में बुद्धिज्म स्ट्रांग था, जैनिज्म भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन मॉडर्न एम्पायर के फॉल के बाद ना कई जो रीजनल किंगडम्स थे वो आ गए थे आपके, जैसे सतवाहनास, कुशांस। और इनके टाइम में जो हिंदू रिलीजन है ना उसमें कई सारे डिवोशनल मूवमेंट्स आपके डेवलप हुए थे, और इसी पीरियड में एक न्यू रिलीजियस मूवमेंट आपका डेवलप हुआ था जिसको कहते हैं हम लोग भगवतिज्म, और इसी को बाद में ना वैष्णविज्म भी कहा गया, ठीक है। तो बेसिकली अब ये इसकी स्टोरी क्या है देखो, आज आपको पता है जो हिंदुइज्म जो लोग फॉलो करते हैं उसमें विष्णु जी बहुत इंपॉर्टेंट गॉड है, राइट। लेकिन वैदिक पीरियड में ना विष्णु जी को इतना पावरफुल नहीं माना जाता था, उस समय में ना विष्णु जी को माइनर वैदिक गॉड की तरह देखा जाता था, और मेनली आपका सन हो गया, सॉइल हो गया, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस लोग देते थे उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम के लोगों के लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट था, सन जो था उनको एनर्जी देता था, एनर्जी से जुड़ा हुआ था, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। लेकिन आपका हुआ क्या, सेकेंड सेंचुरी बीसी के बाद में एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। विष्णु जी जो है इनको एक मतलब विष्णु जी को एक नए रूप में देखा जाने लग गया, नारायण के रूप में। नारायण आपके नॉन वैदिक ट्राइबल गॉड थे, ट्राइबल कम्युनिटीज में इनकी वर्शिप होती थी, और नारायण के फॉलोअर्स को कहा जाता था भगवतास, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हुआ। फिर ट्राइबल सोसाइटी में क्या हुआ, अब नारायण जी की पूजा हो रही है तो उनको काफी गिफ्ट हो गए, जो मतलब ऑफरिंग्स वगैरह जो भगवान जी को दिए जाते हैं वो दिए जाने लग गए, और ऐसा कहा गया जो नारायण जी के जो फॉलोअर्स है ना उनको गुड फॉर्च्यून, यानी कि उनका जो लक है, उनका जो भाग्य है वो बहुत अच्छा रखेंगे वो, ठीक है। तो इस वजह से जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना भक्ति का, डिवोशन का, ये आपका शुरू हुआ। तो फिर धीरे धीरे करके विष्णु जी और नारायण जी को मर्ज कर दिया गया, और अब रिलीजन में दो ट्रेडिशन आपके कंबाइन हो गए, एक वैदिक ट्रेडिशन जो विष्णु जी की पूजा, और नॉन वैदिक ट्राइबल ट्रेडिशन नारायण जी की पूजा, ठीक है। और इसी मर्जिंग से ना आपके दो कल्चर, दो तरीके के लोग और दो गॉड्स, ये सब कुछ आपके इंटीग्रेट हो गए एक में, और इससे आपका एक न्यू रिलीजन डेवलप हुआ जिसको कहा गया भगवतिज्म, ठीक है। नाउ अब देखो, अब इस रिलीजन में ना एक तीसरा एलिमेंट आपका जुड़ा वेस्टर्न इंडिया में, जो कि थे कृष्णा जी, ठीक है। अब कृष्णा जी की पूजा काफी लोग करते थे, काफी पहले ऐसा माना जाता, विष्णु एक ट्राइब थी, वो ट्राइब के लोग ना कृष्णा जी की पूजा काफी करते थे, कृष्णा जी, वासुदेव उन्हीं का नाम है, उनकी पूजा करते थे। और धीरे धीरे करके कृष्णा जी को भी फिर विष्णु जी का इनकारनेशन माना गया, तो ऐसे करके आपके धीरे धीरे करके फिर कृष्णा जी को भी उसी रूप में देखा जाने लग गया, ठीक है। फिर आपको पता है महाभारत, महाभारत जब आपका आया उस टाइम में कृष्णा जी और विष्णु जी को एक्चुअली में सेम डिवाइन की तरह देखा जाने लग गया कि एक ही भगवान है, उन्हीं का इनकारनेशन है, ठीक है। फिर आपका 200 बीसी तक आते आते विष्णु जी हो गए, नारायण हो गए और कृष्णा जी हो गए, इन तीनों को मर्ज करके एक आपका नया सेक्ट बन गया जिसको भगवतिज्म कहा गया। तो भगवतिज्म में हम लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं, ठीक है। विष्णु जी की, नारायण जी की, कृष्णा जी की, इन सभी को एक ही माना जाता है, लेकिन इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये जो कल्चर है आपका ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। इधर आ जाओ, ओरिजिन ऑफ भगवतिज्म। भगवतिज्म, वैष्णविज्म, ये आपका डेवलप हुआ था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। इट वॉज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ विष्णु, जिनको हम लोग भगवता कहते हैं, और ऐसा माना जाता था पहले जो इनके फॉलोअर्स है, जो इनकी पूजा करते हैं, उनके भाग्य, समझ रहे हो, उनका जो लक है बेसिकली, वो भाग्य जो है वो बहुत अच्छा करेंगे विष्णु जी, इस तरीके से। विष्णु इन अर्ली पीरियड, विष्णु वॉज अ माइनर गॉड इन वैदिक टाइम्स, तो वैदिक टाइम्स में विष्णु जी को माइनर गॉड की तरह देखा जाता था। देखो सन, फर्टिलिटी, इनके साथ ऐसा पहले ऐसा था ना कि लोग ना
काफ़ी ज़्यादा जो नेचर है ना उसकी वर्शिप करते थे लोग। तो भगवान मतलब नेचर को भगवान की तरह ही देख रहे हैं उन्हीं की, क्योंकि नेचर से उन्हें सब कुछ मिल रहा है, ठीक है? बाद में जाके विष्णु जी जो थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सुप्रीम गॉड जो है बन गए थे। इसके बाद है आपके विष्णु एंड नारायण। 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास विष्णु जी को मर्ज कर दिया गया था नारायण जी के साथ। नारायण जो है वो नॉन वैदिक ट्राइबल गॉड है। हिज वर्शिपर्स वर कॉल्ड भगवतास, और इनके वर्शिपर्स को क्या बोला गया? भगवतास बोला गया। नारायण वाज सीन एज डिवाइन ट्राइबल चीफ। नारायण को मतलब ट्राइबल, ऐसा ट्राइबल लोग उनकी पूजा करते थे तो उनको डिवाइन ट्राइबल चीफ की तरह देखा जाने लग गया। कॉन्सेप्ट ऑफ भाग्य, ये भाग्य है, ये हिंदी वाला जो हमारा भाग्य होता है ना वो है ये, ठीक है? जिसको यहाँ पे भागा लिखा गया है, बट इवेंचुअली यही है वो वर्ड भाग्य से, मतलब भाग्य जो वर्ड है वो इसी वर्ड से आया है, ठीक है? नाउ नारायण जी जो थे वो gave भाग्य यानी कि गुड फॉर्च्यून टू वर्शिपर्स। वर्शिपर्स showed भक्ति डिवोशन। दिस रिलेशनशिप was similar to tribal chief and tribe members, किंग एंड सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली जैसे एक ट्राइब का एक लीडर होता है उसको हम लोग एज वो देखते हैं ना, हमारा प्रोटेक्टर है, हमारा प्रिजर्वर है वो, राइट? उस तरीके से भगवान नारायण को देखा जाने लग गया कि ट्राइब के हमारे प्रोटेक्टर कौन है? नारायण जी हैं, ठीक है? फिर इसके बाद इधर आ जाओ, रिजल्ट क्या आया बाद में? विष्णु जी और नारायण जी को मर्ज कर दिया गया, नारायण विष्णु हो गया। इससे जो वैदिक ट्रेडिशन में विष्णु जी की पूजा और नॉन वैदिक ट्रेडिशन में जो नारायण जी की पूजा होती थी ना, ये आपकी कंबाइन हो गई, ठीक है? इसके बाद है विष्णु जी एंड कृष्णा। तो बेसिकली अनदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ विष्णु विद कृष्णा वासुदेव। विष्णु जी को मतलब कृष्णा और कृष्णा वासुदेव एक ही नाम है, ठीक है? नाउ कृष्णा वासुदेव जी को ना वो विष्णु जी का इनकारनेशन देखा जाने लग गया। कृष्णा वाज अ हीरो ऑफ विष्णु ट्राइब इन वेस्टर्न इंडिया, लेटर वर्शिप्ड एज गॉड। विष्णु ट्राइब जो है इनकी पूजा करते थे वेस्टर्न इंडिया में। फिर आपका महाभारत आ गया। महाभारत में दिखाया गया जो कृष्णा जी है वो विष्णु जी का ही इनकारनेशन है, राइट? इसके बाद है आपका फॉर्मेशन ऑफ भगवतिज्म। फिर आपका 200 बीसी के आसपास आते आते ये तीनों ट्रेडिशन आपके मर्ज हो गए, और यहाँ से क्रिएट हुआ आपका भगवतिज्म, जिसको हम लोग वैष्णविज्म भी कहते हैं। अब इसके मेन फीचर्स क्या है? भक्ति, भक्ति मीन्स क्या? लविंग डिवोशन टू गॉड, लॉयल्टी टू गॉड। इट वॉज सिमिलर टू लॉयल्टी टू सब्जेक्ट टू किंग, लॉयल्टी ऑफ ट्राइब टू चीफ। भक्ति मेड रिलीजन सिंपल एंड पॉपुलर। तो बेसिकली अब हुआ क्या, जैसे पहले हम लोग राजा के प्रति ऐसे रहते थे ना कि राजा ने जो बोल दिया वही करना है, राजा के अगेंस्ट नहीं जाना है। सिमिलरली यहाँ पे वही हुआ। भक्ति, भक्ति का मतलब क्या है कि आप ना अपना डिवोशन, मतलब आप भगवान के प्रति अपना डिवोशन शो कर रहे हो, ठीक है? लॉयलिटी जैसे आप किंग की तरफ शो करते थे वो आप भगवान की तरफ शो कर रहे हो, ठीक है? वो है। दूसरा है आपका अहिंसा। भगवतिज्म ने अहिंसा, नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया। नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, इस चीज को सपोर्ट किया। इसका इफेक्ट क्या है? जो भी आपके फॉलोअर्स थे भगवतिज्म के वो आपके वेजिटेरियंस बन गए। सुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल सोसाइटी, और जैसे आपकी सोसाइटी थी एग्रीकल्चरल सोसाइटी, उसके लिए काफी सुटेबल है, क्योंकि लोग अगर वेजिटेरियन बन गए तो ऑब्वियसली खेती बाड़ी पे ध्यान देंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसके बाद है वर्शिप प्रैक्टिसेस। पीपल वर्शिप इमेजेस ऑफ विष्णु। विष्णु जी की जो इमेजेस हैं, फोटोज हैं, उनकी पूजा होने लग गई। दे ऑफर्ड राइस, सेसमे सीड्स, फूड ऑफरिंग्स, ये सारी चीजें भगवान को चढ़ाई जाने लग गई। इसके बाद है डेवलपमेंट। गुप्ता पीरियड के टाइम में आइडल वर्शिप काफी कॉमन हो गया था आपका। टेम्पल वर्शिप इंक्रीज हो गया था, यानी कि लोग मंदिर वगैरह जाने लग गए थे। पॉपुलैरिटी ऑफ भगवतिज्म। भगवतिज्म बिकेम पॉपुलर बिकॉज इट वॉज लिबरल एंड इंक्लूसिव। नाउ इसका मतलब क्या है कि भगवतिज्म इसलिए पॉपुलर हो गया, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इनकी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि आप इस क्लैन को, इस ट्राइब को बिलोंग करते हो, बल्कि ये काफी लिबरल रिलीजन था, सबके लिए था। तो इसने फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया, आर्टिसंस को अट्रैक्ट किया, मर्चेंट्स को अट्रैक्ट किया, और काफी लोगों ने इस रिलीजन को अडॉप्ट किया, ठीक है? तो बस वही है कि फॉरेनर्स को जॉइन दिस रिलीजन इजीली, मर्चेंट्स को, आर्टिसंस को अट्रैक्ट किया, और दीज ग्रुप्स बिकेम इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग, और ये आपके काफी इंपॉर्टेंट हो गए थे सतवाहना और कुशाना पीरियड से ही, ठीक है? इसके बाद है टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता में क्या बताया गया है देखो। इन भगवत गीता कृष्णा टॉट, कृष्णा जी ने क्या सिखाया है? इवन विमेन, वैश्या, शूद्र, ये सारे के सारे कुड अटेन सैल्वेशन बाय डिवोशन टू कृष्णा। सैल्वेशन का मतलब क्या है? सैल्वेशन का मतलब है जो भी आपके दुख है, जो भी आपके पाप है, मतलब जिस चीज का गिल्ट है आपको, मतलब बहुत आप परेशान हो, उस चीज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चाहे आप विमेन हो, वैश्यास हो, शूद्रा हो। और वो मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर आप कृष्णा जी की पूजा करते हो तो, ठीक है? तो इसकी वजह से रिलीजन जो है काफी ज्यादा ओपन हो गया और पॉपुलर हो गया। इसके बाद है, क्योंकि आपको पता है जैसे आज के टाइम में एक चीज देखो, आप इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, उसके बावजूद लोग कितने ज्यादा पेन में रहते हैं, राइट? कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं आया है। तो उस टाइम में तो आप सोचो, इतने कोई प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं है, वैद्य वगैरह है, तो लोग कितना पेन में है, कितना ज्यादा मतलब लोगों के अंदर। आप एक चीज देखो, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे आज की डेट में किडनी स्टोन है, या फिर जैसे माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम जो है,
ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है? करती होंगी डेफिनिटली, सर में दर्द लोगों के रहता होगा या बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में पेन रहता होगा। तो उससे अब होता क्या है ना, कोई चीज़ अगर आपकी बॉडी में 24 आवर्स है, पूरे मतलब इतने टाइम तक है, तो लोग भी सोचते हैं कि मुझे कैसे इससे मुक्ति मिलेगी, राइट? अब जब लोगों को पता चला अच्छा इससे हो सकता है मैंने कुछ गलत कर दिया हो इसलिए मेरे को ये पेन है, तो लोग रिलीजन की तरफ ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो बस वही है कि वो लोग अट्रैक्ट हो गए, लोगों को पता चला कि अच्छा ठीक है, इससे जो भी मेरे साल्वेशन है, जो भी मेरे पाप हैं, जो भी मेरे दुःख हैं, वो खत्म हो जाएँगे, तो मैं पक्का अच्छे से करूँगी उसको। तो इस तरीके से था, ठीक है? फिर आपका रिलीजियस टेक्स्ट इम्पोर्टेंट वैष्णवा टेक्स्ट इंक्लूड्स, अब इसमें भगवद गीता है, विष्णु पुराण है, विष्णु स्मृति है, ये एक्सप्लेन करते हैं वैष्णवा टीचिंग्स को, ठीक है? इसके बाद है आपका भगवतिज़्म इन गुप्ता पीरियड, बाय गुप्ता पीरियड भगवतिज़्म जो था, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजन बन गया था। मोर इन्फ्लुएंशियल बन गया था, महायाना बुद्धिज्म से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ये बन गया था, ठीक है? इसके बाद है डॉक्ट्राइन्स ऑफ अवतार। अब भगवतिज़्म में ना एक आइडिया आपका डेवलप हुआ, आइडिया ऑफ अवतार इनकार्नेशन। जैसे कि देखो, विष्णु टेक्स ह्यूमन फॉर्म व्हेन सोसाइटी इज इन डेंजर, धर्म इज डिक्लाइनिंग। तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी जो है वो ह्यूमन फॉर्म में इनकार्नेशन लेकर वर्ल्ड को बचाएंगे। जैसे आपके राम जी थे, कृष्ण जी थे, ये विष्णु जी के ही इनकार्नेशन है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हिंदू माइथोलॉजी का पार्ट है। इसके बाद पर्पस क्यों ऐसा ह्यूमन फॉर्म क्यों लेंगे? धर्म को बचाने के लिए, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। धर्म मीन्स वर्ण सिस्टम, पेट्रियार्कल फैमिली, सोशल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें काफी पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, विष्णु एज सुप्रीम गॉड। 6th century AD तक आते आते विष्णु जी जो है बिकेम पार्ट ऑफ त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति जैसे कि आपको पता है, ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर और शिवा आपके डिस्ट्रॉयर। और इसमें जो है विष्णु जी काफी इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट गॉड ऐसा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो प्रिजर्वर है। प्रिजर्वर यानी कि हमारी देखभाल करना, हर इंसान खाना पीना खा सके, ये सारी चीजें जो है कौन देखता है? विष्णु जी देखते हैं। ये इसके बाद है आपका ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म आफ्टर गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड यानी कि 6th century के बाद ना काफी सारे टेक्स्ट हैं जो प्रमोट करते हैं विष्णु वर्शिप को भी। जैसे कि आपका भगवत पुराण है, प्रीस्ट रिसाइटेड स्टोरीज फॉर मेनी डेज। तो इससे काफी सारी स्टोरी, कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं, जो बच्चों को ओरली भी याद रहती है, फिर वो आगे आने वाली जनरेशन को समझाते हैं, सुनाते हैं, ठीक है? फिर आपके रिलीजियस सेंटर्स, प्लेसेस ऑफ विष्णु वर्शिप, जहाँ पे विष्णु जी की पूजा होती थी ना, उसको हम लोग भागवता घर बोलते थे। और ये आपके डेवलप हुए थे ईस्टर्न इंडिया में। नाउ इसके बाद है आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, न्यू रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपकी आई। जैसे कि आपका विष्णु सहस्रनामा रिसाइटेशन, टेम्पल वर्शिप, फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें इनसे जुड़ी। इसके बाद है काफी एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स भी बनाए जाने लग गए। दीज फेस्टिवल्स बिकेम सोर्स ऑफ इनकम फॉर प्रीस्ट। और यहाँ फेस्टिवल्स है, आप फेस्टिवल्स है कौन कंडक्ट कराएंगे? आपके प्रीस्ट कराएंगे। प्रीस्ट कराएंगे तो ऑब्वियसली उनको आपको फीस देनी पड़ेगी, तो वो हो गया। फिर आपका पोजीशन ऑफ शिवा, सम गुप्ता किंग्स वर्शिप्ड शिवा, यानी कि काफी लोगों ने शिव जी की भी पूजा की। बट इन अर्ली गुप्ता पीरियड विष्णु वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन शिवा। शिवा बिकेम इम्पोर्टेंट लेटर। तो शिव जी की पूजा इसके बाद गुप्ता पीरियड के बाद होगी, पर इस टाइम में विष्णु जी की पूजा काफी ज्यादा होती थी। इसके बाद है रिलीजियस टॉलरेंस। तो गुप्ता रूलर्स फॉलोड रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस थे, उन्होंने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सभी रिलीजन की काफी रिस्पेक्ट की। फीचर्स, कोई रिलीजियस प्रोसिक्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदुइज्म फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको मार दिया जाएगा, या बुद्धिज्म फॉलो नहीं कर रहे हो तो मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पीसफुली ये जो रिलीजन है को एग्जिस्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है? बुद्धिज्म adopted many features of Brahminism and Hinduism, so conflict were reduced। तो बुद्धिज्म में भी आपको पता है काफी सारे हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म के फीचर्स हैं, इस वजह से ये रिलीजन जो है आपस में कोएग्जिस्ट कर पाए। नॉन वायलेंस तो सभी रिलीजन का कोर पार्ट था इस टाइम में, ठीक है? तो इस वजह से आप देखोगे कोई रिलीजियस परसिक्यूशन जो है इस टाइम तक नहीं हो रहा है, ठीक है? तो हम लोगों ने आज क्या क्या समझा, फटाफट देखते हैं। हम लोगों ने देखा तो जो जैसे आपका बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म का गोल्डन टाइम था अशोका के टाइम में और कनिष्का के टाइम में, राइट? इसके बाद बुद्धिज्म आपका डिक्लाइन होने लग गया था गुप्ता पीरियड में, क्योंकि काफी सारे गुप्ता जो किंग्स थे ना, वो हिंदुइज्म की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन थे, ठीक है? तो इस वजह से ऐसा हुआ। तो जो आपका रॉयल पैट्रोनेज मिल रहा था बुद्धिज्म को, वो डिक्लाइन हो गया। ये फाहीन के अकाउंट से हमें पता लगा कि बुद्धिज्म फ्लोरिश हो रहा था, लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये पार्शियल ट्रू है। ऐसा नहीं है कि फ्लोरिश हो रहा था, एग्जिस्ट करता था, लेकिन पहले ज्यादा फ्लोरिश हुआ था गुप्ता पीरियड से पहले, ठीक है? फिर बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन इस टाइम में है। नालंदा जो है इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया बुद्धिस्ट लर्निंग का। तो ओवरऑल जो पोजीशन है बुद्धिज्म की, पॉजिटिव ये है कि आपके ये जो बुद्धिस्ट सेंटर्स वगैरह है वो बन रहे हैं। नेगेटिव ये है कि उतना फ्लोरिश नहीं कर रहा है।
ग्रोथ एंड ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ भगवतिज्म, इस टाइम में भगवतिज्म कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे पूरा स्प्रेड हुआ, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो इस टाइम में विष्णु जी की पूजा जो है काफी ज्यादा होने लग गई थी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट हमारा टॉपिक आर्ट लिटरेचर एंड लास्टली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनको हम लोग करेंगे पार्ट 4 में डिस्कस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 25 लाइफ इन गुप्ता एज। इससे पहले 24 चैप्टर्स तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 25 का ना लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट्स में चैप्टर 25 को समझा है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली जो गुप्ता पीरियड था आपका, उसके टाइम का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके का था, कैसे उनका पूरा जो प्रोविंस है वो काम करता था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था ट्रेंड्स इन ट्रेड एंड एग्रेरियन इकोनॉमी। आपको पता है जैसे इंडिया में फॉरेन पावर्स रहे हैं, लोकल डायनेस्टीज ने काफी रूल किया है, सभी के टाइम में आपका ट्रेड होता ही था, ठीक है। लेकिन गुप्ता पीरियड तक आते आते ना ट्रेड जो था वो आपका डिक्लाइन हो गया था, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थे ना वो डिक्लाइन हो गए थे। और सोसाइटी आपकी ज्यादातर एग्रेरियन इकोनॉमी पे बेस्ड थी, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे बेस्ड थी, ठीक है। इसके बाद है आपका सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सोसाइटी थी किस तरीके की। तो सोसाइटी में आपको पता है वर्ण सिस्टम तो था ही, लेकिन वर्ण सिस्टम होने के बावजूद अब कास्ट, फिर सब कास्ट, ये सारी चीजें डेवलप हो गई थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था बुद्धिज्म का क्या स्ट्रक्चर था। अब आपको पता है, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में ना 2 किंग्स के नाम बताना जिन्होंने, जिनके टाइम में बुद्धिज्म काफी ज्यादा फ्लोरिश हुआ है, जो बेसिकली गोल्डन पीरियड माना जाता है बुद्धिज्म का। उन दोनों का ही नाम हम लोगों ने पार्ट 3 में डिस्कस किया है, ठीक है। तो मुझे उनका नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कैसे भगवतिज्म आपका आया था, जिसमें विष्णु जी की पूजा होती है, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्ट लिटरेचर एंड लास्टली आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड को ना गोल्डन एज माना जाता है आर्ट लिटरेचर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और वो क्यों माना जाता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। यूजुअली जब हम लोग गुप्ता पीरियड की बात करते हैं ना, तो जैसे हमने देखा था कि ट्रेड आपका डिक्लाइन हो गया था और सारी चीजें मतलब अप टू द मार्क नहीं थी। जैसे कि इनसे पहले वाले जो भी आपके डायनेस्टीज आए, जैसे कि आपके मौर्यंस भी रहे हैं और भी उनके बाद जो भी रूलर्स आए हैं, उनके टाइम में था, उनसे थोड़ा सा वीक था गुप्ता पीरियड में। लेकिन आर्ट लिटरेचर और जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, तो गुप्ता पीरियड को ना गोल्डन एज माना जाता है एंशियंट इंडिया का, ठीक है। अब वो क्यों माना जाता है, क्योंकि गुप्ता रूलर्स के पास ना काफी गोल्ड की काफी वेल्थ थी, उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स आपके इशू किए, ठीक है। तो ये कुछ आपके रीजन है, बाकी हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्ट को। तो गुप्ता पीरियड एज द गोल्डन एज, गुप्ता पीरियड इज ऑफन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया। क्यों? तो देखो पहले रियलिटी समझते हैं। ये जो टाइटल है ना, ये मेनली आपका आर्ट एंड लिटरेचर के रिस्पेक्ट में है, गोल्डन एज वाला टाइटल। देखो ये जो टाइटल है ना, ये मेनली आपका आर्ट एंड लिटरेचर के रिस्पेक्ट में है, सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा इकोनॉमी आपको पता है, ट्रेड आपका पूरा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इनका डिस्कनेक्ट हो गया था और इकोनॉमी उतनी बेस्ट नहीं थी, ठीक है। लेकिन आर्ट लिटरेचर और जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो सारी चीजें अपनी पीक पे थी, ठीक है। काफी सारे आपको पता है नॉर्थ इंडिया के टाउन्स वगैरह थे जो डिक्लाइन हो गए थे। तो इस वजह से गुप्ता पीरियड को ना गोल्डन एज सभी रिस्पेक्ट में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ आर्ट लिटरेचर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में कहा जा सकता है, ठीक है। नाउ वेल्थ ऑफ द गुप्तास, तो गुप्तास के पास लार्ज क्वांटिटीज थी गोल्ड की, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे। और ये जो वेल्थ थी ना, इन्होंने आर्टिस्ट को, राइटर्स को, स्कॉलर्स को काफी हेल्प किया था। देखो जब हम बात करते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी की, यानी कि आपको खेती बाड़ी करनी पड़ेगी सभी को, ठीक है। अब मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ, मेरे पास कहाँ से टाइम मिलेगा कि मैं कुछ अपना आर्टिस्टिक कोई काम कर पाऊंगी, ठीक है। और अगर मैं कोई अपना आर्टिस्टिक काम कर रही हूँ और पैसे जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फिर मुझे बार्टर सिस्टम के बेसिस पे, जैसे मान लो मैं कुछ बना रही हूँ पेंटिंग फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी को बोलूंगी आप मेरी पेंटिंग रख लो, मुझे उसके बदले अनाज दे दो। सामने वाला बंदा कहेगा मैं पेंटिंग का क्या करूंगा। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से जो लोग जो थोड़े बहुत स्किल्ड भी थे, वो भी अपना पैशन वगैरह नहीं फॉलो कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि पैसे नहीं एग्जिस्ट करते थे। अब पैसे एग्जिस्ट अगर करते हैं, तो मैं पेंटिंग अगर बना रही हूँ तो कोई ना कोई खरीदेगा उन पेंटिंग्स को, मेरे पास पैसे आएंगे, और एक नहीं 10 दुकानदार है, मैं कहीं से भी कुछ भी खरीद सकती हूँ। समझ में आ रहा है? तो इस पैसे की वजह से, इस गोल्ड कॉइन की वजह से आर्टिस्ट को, राइटर्स को, स्कॉलर्स को काफी हेल्प मिली थी। और रिच पीपल एंड रूलर्स ने सपोर्ट किया था काफी ज्यादा आर्ट एंड लिटरेचर को, ठीक है। इसके बाद है आपका रॉयल पैट्रोनेज ऑफ आर्ट। तो गुप्ता रूलर्स जो थे वो ग्रेट पैट्रॉन्स थे आपके आर्ट्स के, जैसे कि समुद्रगुप्ता है। समुद्रगुप्ता ने आर्ट और लिटरेचर को काफी सपोर्ट किया था। उनके कॉइन में हम लोग को वीणा की इमेज दिखती है, वीणा प्लेइंग, तो ये दिखाता है कि वो उनको म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद था, ठीक है।
इसके बाद है दिस शोज इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उनका इंटरेस्ट था म्यूजिक में, और कल्चरल डेवलपमेंट भी ये शो करता है, ठीक है। तो बेसिकली इससे काफी क्लियर आइडिया हमको लगता है कि गुप्ता रूलर्स जो थे आर्ट और लिटरेचर के पैट्रॉन थे, ठीक है। इसके बाद आए आपके चंद्रगुप्ता टू। तो चंद्रगुप्ता टू ने भी काफी स्कॉलर्स और आर्टिस्ट को सपोर्ट किया था। ट्रेडिशन सेज ही हैड 9 जेम्स, नवरत्ना थे इनके कोर्ट में। तो और वो 9 जेम्स आपके म्यूजिक से रिलेटेड थे, आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद है दिस शोज स्ट्रॉन्ग रॉयल पैट्रोनेज ऑफ कल्चर। तो इससे हमको पता चलता है कि काफी ज्यादा रॉयल सपोर्ट था, इस वजह से आर्ट एंड लिटरेचर। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस भी चीज को ना रॉयल पैट्रोनेज मिल जाता है ना, वो चीज अपने आप अपने पीक पे चली जाती है। जैसे कि बुद्धिज्म को आपको पता ही है, अशोका का और कनिष्का का सपोर्ट था, मैंने नाम बता ही दिए रूलर्स के। तो इनके सपोर्ट की वजह से बुद्धिज्म अपने पीक पे गया। अब यहाँ देखो ये लोग आपके काफी ज्यादा पेट्रॉन है किसके, आर्ट एंड लिटरेचर के, तो वो चीजें अपनी पीक पे गई। तो जिस चीज को मतलब आपकी बैकिंग है, ठीक है, किंग की, तो वो चीज अपने पीक पे जाएगी ही जाएगी, ठीक है। इसके बाद है आपका रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट। अब देखो एंशियंट इंडिया में ना मोस्ट आर्ट वाज रिलीजियस, यानी कि ज्यादातर आर्ट आप देखोगे टेम्पल्स की इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी, स्तूपास की, रिलीजियस स्कल्पचर्स हो गए, रिलीजियस पेंटिंग्स हो गए। ये सारी चीजें जो नॉन रिलीजियस चीजें है ना, नॉन रिलीजियस जो आर्ट है, उनके एग्जाम्पल्स हमको कम मिलते हैं देखने को, ठीक है। तो इसीलिए जब भी रिलीजन आपका स्ट्रांग होता है तो आपका आर्ट भी साथ में डेवलप होता रहता है, ठीक है। तो बहुत ही लिटिल हमको नॉन रिलीजियस आर्ट देखने को मिलते हैं इस पीरियड में। अर्लियर पीरियड जो आपका मॉडर्न और जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड था, उस टाइम में बुद्धिज्म स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड आर्ट, यानी कि आर्ट में ना आपको बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। मेजरली स्टोन पिलर्स, रॉक कट केव्स हो गए, स्तूपास हो गए, बुद्धिस्ट स्टैचूज हो गए, इन सब में हमको बुद्धिस्ट एलिमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है आपके स्तूपास। तो स्तूपास पता ही है, डोम शेप, इस शेप के आपके स्तूपास होते थे। बिल्ड टू प्रिजर्व रेलिक्स, जो बुद्धा के रेलिक्स थे पहले उनको प्रिजर्व करने के लिए इनको बनाया गया था। मोस्टली मेड ऑफ स्टोन, ज्यादातर किसके बने हैं, स्टोन्स के बने हैं। इसके बाद है आपका बुद्धिस्ट आर्ट इन गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड में बुद्धिस्ट आर्ट, आपको पता है बुद्धिज्म डिक्लाइन हो रहा था गुप्ता पीरियड में, तो बुद्धिस्ट आर्ट जो था इस टाइम में बन रहा था गुप्ता पीरियड में, लेकिन बुद्धिज्म का जो इससे पहले जितने रूलर्स रहे ना, वहां पे ज्यादा फ्लोरिश हुआ था कंपेयर किया जाए अगर गुप्ता पीरियड से। तो कॉपर की बुद्धा इमेज हमको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कॉपर से बनी हुई इमेज है, ठीक है। ये आपका लाइफ साइज कॉपर बुद्धा स्टैचू वाज मेड, हाइट जो था मोर देन 6 फीट, फाउंड एट सुल्तानगंज, जो कि आपका भागलपुर के पास है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गुप्ता आर्ट का, ठीक है। इसके बाद है आपकी बुद्धा इमेजेस। ब्यूटीफुल बुद्धा की इमेजेस बनाई गई थी सारनाथ में, मथुरा में, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। फीचर्स आपको पता है, स्मूथ सरफेस था, काम एक्सप्रेशन, स्पिरिचुअल अपीयरेंस। दीज इमेजेस रिप्रेजेंट क्लासिकल गुप्ता स्टाइल, ठीक है। तो बेसिकली इनसे हमें पता चलता है, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जो भी पीरियड आप पढ़ रहे हो ना, उस पीरियड का इन्फ्लुएंस आर्ट और आर्किटेक्चर से आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मॉरियंस के टाइम का एक स्पेसिफिक आर्ट होता था, गुप्ता के टाइम का एक स्पेसिफिक आर्ट होता है। तो जब भी हमको कुछ एग्जैक्टिवेशन से वो चीज मिलती है ना, तो हमें क्लियर हो जाता है कि अच्छा, इस ये जो स्टाइल है ना, ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब वो चीजें पता लग जाती हैं। इसके बाद है आपकी अजंता पेंटिंग्स, ये मैंने आपको दिखाया था, अजंता पेंटिंग्स हम लोगों ने चैप्टर 24 में भी डिस्कस किया था इसको काफी अच्छे से। तो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है गुप्ता आर्ट का अजंता पेंटिंग्स। ये आपका 1st सेंचुरी बीसी से 7th सेंचुरी एडी के बीच का है। मोस्टली पेंटिंग्स बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। सब्जेक्ट कहाँ क्या है इसमें, तो यहाँ जो भी पेंटिंग्स बनी हुई है ना, वो गौतम बुद्धा के लाइफ में जो भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए ना, उनको शो करता है, ठीक है। प्रीवियस बुद्धास, जटाका स्टोरीज जो भी हैं आपके। फीचर्स क्या है, नेचुरल एंड लाइफ लाइक है, और ब्राइट कलर्स का यूज हुआ है, डिटेल एक्सप्रेशंस बनाए गए हैं काफी ज्यादा। कलर्स आर स्टिल विजिबल आफ्टर 1400 ईयर्स। अब आप ये चीज सोच के देखो, 1400 साल तक भी वो इमेजेस जो है इतनी फ्रेश लगती हैं, इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं, कलर आपके डिसअपेयर नहीं हुए हैं, खराब नहीं हुए हैं। तो कितने बढ़िया मतलब उस टाइम के आर्टिस्ट रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद है आपके पैट्रोनेज। देयर इज नो क्लियर एविडेंस दैट गुप्ता रूलर्स स्पॉन्सर्ड अजंता पेंटिंग्स। तो इसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि जो अजंता की जो पेंटिंग्स है ना, इनको मतलब काफी इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होगा गुप्ता रूलर्स ने, इसका कुछ हमको देखने को एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे हिंदू आर्ट इन गुप्ता पीरियड। तो सिंस गुप्तास सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म, हिंदू आर्ट डेवलप ग्रेटली। गुप्तास ने ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट किया था, तो हिंदू आर्ट आपका काफी डेवलप हुआ था। फर्स्ट मेजर हिंदू इमेजेस विष्णु जी की, शिव जी की, अदर हिंदू गॉड्स की, वो आपकी लार्ज स्केल में गुप्ता पीरियड में ही बनी थी, ठीक है। इसके बाद है आपके
हिंदू पैंथियन तो मेनी स्कल्पचर्स जो भी हमको देखने को मिले उनमें वन मेन गॉड इन द सेंटर, स्मॉलर गॉड्स अराउंड हिम, जैसे एक भगवान जी यहाँ पे है, फिर इनके आजू बाजू है, ठीक है। इस तरीके की पेंटिंग्स हमको देखने को मिली है। तो ये हमको दिखाता है कि मेन गॉड को लार्जर साइज में दिखाया गया है कि हाँ ये मेन है गॉड, और अदर गॉड्स को स्मॉलर साइज में दिखाया गया है। तो ये सोशल हिरार्की को, इनइक्वालिटी को और वर्ण सिस्टम को भी शो करता है। इसके बाद है आपका गुप्ता आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर वाज नॉट हाईली डेवलप्ड इन गुप्ता पीरियड कंपेयर टू स्कल्पचर एंड पेंटिंग। मतलब पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स वगैरह काफी ज्यादा आपके डेवलप हुए थे, लेकिन आर्किटेक्चर उतना आपका डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स यहाँ पे जरूर बने थे, मोस्टली आपके ब्रिक के टेम्पल्स बने थे, कुछ आपके स्टोन के टेम्पल्स बने थे, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट ब्रिक टेम्पल्स फाउंड एट कानपुर में, गाजीपुर में, भीतरगांव, भितारी, इन एरियाज में। दीज आर अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स। तो हिंदू टेम्पल्स के जो अर्ली एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं वो गुप्ता पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर आपका स्टोन टेम्पल्स, तो इंपॉर्टेंट स्टोन टेम्पल जैसे कि दियोगढ़ में, झांसी में, दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टेम्पल्स इन इंडिया, यानी कि वन ऑफ द फर्स्ट जिसको स्टोन टेम्पल्स हम लोग कहेंगे जो हमको इंडिया में देखने को मिले हैं, वो आपके गुप्ता पीरियड से हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका नालंदा आर्किटेक्चर। तो नालंदा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड इन 5th सेंचुरी एडी, अर्ली बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ये हमने नालंदा के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। तो बुद्धिस्ट लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट सेंटर आपका नालंदा था, ठीक है। ये ब्रिक से पूरा बना हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट था। ये आपका मोनेस्ट्री भी था और यूनिवर्सिटी भी था, दोनों का काम करता था ये, ठीक है। इसके बाद आ जो नेक्स्ट है हमारे पास लिटरेचर। तो हमने क्या देखा, क्योंकि आपके जो गुप्तास थे वो आपके हिंदुइज्म की तरफ, ब्राह्मणिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे। तो इस वजह से यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, हिंदू गॉड्स की ज्यादा पूजा हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग लिटरेचर पे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ गुप्ता लिटरेचर। पहली बात तो गुप्ता लिटरेचर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों हमारे लिए। तो एक चीज आप एक सिचुएशन समझो पहले तो, गुप्ता रूलर्स जैसे कि आपके समुद्रगुप्ता आ गए, चंद्रगुप्ता टू आ गए, ये दोनों आर्ट्स और लिटरेचर के पैट्रॉन थे, ठीक है। मतलब जो भी आपके राइटर्स थे, पोएट्स थे, उनको किंग जो है वो सपोर्ट करते थे, और किंग के कोर्ट में स्कॉलर्स वगैरह भी आते थे, उनको काफी रिस्पेक्ट मिलती थी। रिच लोग जो थे वो भी पोएट्स को काफी ज्यादा स्पॉन्सर करते थे, पैसे देते थे उनको, उनको सपोर्ट करते थे। तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट ये आया कि बहुत सारे लिटरेचर इस टाइम में लिखे गए, प्लेस बहुत ज्यादा बने, पोइट्री आपकी, रिलीजियस टेक्स्ट आपके, ये सारी चीजें डेवलप हुई। लेकिन गुप्ता लिटरेचर जो है ना वो सिर्फ आपके रिलीजियस नहीं है, बल्कि आपके सेक्युलर लिटरेचर भी काफी इस टाइम में लिखे गए हैं, ठीक है। तो उन सभी को अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो गुप्ता पीरियड काफी फेमस था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, जिसमें आपका सेक्युलरिज्म का जिक्र है, सेक्युलर लिटरेचर है आपका, कोर्ट पोइट्री का डेवलपमेंट हुआ है, इंक्रीज इन रिलीजियस लिटरेचर, यूज ऑफ ऑर्नेट संस्कृत स्टाइल, संस्कृत बिकेम द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्तास। तो संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो वन ऑफ द मेन लैंग्वेजेस थी गुप्ता पीरियड में, और गुप्ता पीरियड की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो आपकी संस्कृत लैंग्वेज थी, यानी कि उनके जो भी एक पूरा एक दरबार लगता था ना किंग का, उसमें संस्कृत वाज प्रोमिनेंट लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद है आपका सेक्युलर लिटरेचर। तो गुप्ता पीरियड में काफी सारे इंपॉर्टेंट सेक्युलर वर्क्स लिखे गए, स्पेशली आपके ड्रामास, पोएट्रीज, ये सारी चीजें, ये आपके मेनली संस्कृत में लिखे गए थे। रिच एंड डेकोरेटिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ, फोकस ऑन लव स्टोरीज, कोर्ट लाइफ, सोशल थीम्स, इन्हीं सब चीजों पे बेस्ड थी। तो इन केस अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए ये थीम थे इन लिटरेचर के, ठीक है। इसके बाद है आपका भाषा। भाषा आपका वाज एन इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ द अर्ली गुप्ता पीरियड, वर्क्स, wrote 13 plays written mainly in Sanskrit, some parts in Prakrit। तो गुप्ता पीरियड आपको पता ही है, संस्कृत लैंग्वेज का जो था वो गोल्डन पीरियड माना जाता है, गोल्डन टाइम जो था वो संस्कृत लैंग्वेज का वो आपका गुप्ता पीरियड था, ठीक है। जो आपकी अर्ली डायनेस्टीज थी, मौर्यंस, आपके सातवाहनास, उनकी स्टेट लैंग्वेज प्राकृत थी, बट गुप्ता की जो आपकी रॉयल लैंग्वेज जो स्टेट लैंग्वेज थी वो आपकी संस्कृत थी। इसलिए कोर्ट पोएट्स वगैरह संस्कृत में हाईली डेकोरेटिव पोएट्री वगैरह लिखते थे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे जैसे कि जिक्र हो रखा है भाषा का, ये एक आपके इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने 13 प्लेस लिखे थे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्लेस जो थे वो मेनली आपके संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, लेकिन जो आपके कैरेक्टर्स थे ना वो कभी कभी प्राकृत लैंग्वेज भी बीच बीच में बोल देते थे, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे हमारी आज की सोसाइटी है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स हो गई है, सिमिलरली प्राकृत प्लस संस्कृत लैंग्वेज हो सकता है दोनों यूज होते होंगे, ठीक है। तो ये था। इसके बाद इनके कुछ फेमस ड्रामा है जैसे कि दरदिरा चरुदत्ता, ये लेटर री रिटन एज मृच्छा कटिका, लिटिल क्ले आर्ट बाय शुद्राका। तो ये जो है इन्होंने ये एक फेमस ड्रामा था लिखा था, लेकिन बाद में जाके ना एक और राइटर आए जिन्होंने इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके मृच्छा कटिका, लिटिल क्ले आर्ट, इसको लिखा था, ठीक है। ये बेसिकली एक लव स्टोरी थी।
एक पुअर ब्राह्मण और एक ब्यूटीफुल कोर्टेसन के बीच में, और इसको मतलब वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स कंसीडर किया जाता है एंशिएंट इंडियन थिएटर का। बहुत बढ़िया ड्रामा था ये। इसके बाद है आपका ग्रीक इन्फ्लुएंस। तो भाषा, यूज द वर्ड यवानिका, जिसका मतलब होता है कर्टेन, प्लेस में दिस सजेस्ट ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन थिएटर। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन थिएटर में ग्रीक का इन्फ्लुएंस था थोड़ा बहुत, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि ग्रीक वर्ड से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपके कालिदास। कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द गुप्ता पीरियड। ये आपके 4th सेंचुरी एडी से अर्ली 5th सेंचुरी एडी के बीच थे। इन्होंने ही इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। इनको ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है। फेमस वर्क जैसे कि अभिजान शकुंतलम, वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस प्लेस अभिजान शकुंतलम। ये भी एक लव स्टोरी है। दुष्यंत एक किंग है और शकुंतला उनकी वाइफ, उनके बीच की, और उनका सन है भारत बिकम फेमस रूलर। इसके ऊपर ये पूरा बेस्ड है, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर। कालिदास ने काफी ज्यादा लिटरेचर में काफी कंट्रीब्यूट किया है। वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन वर्क्स ट्रांसलेटेड इनटू यूरोपियन लैंग्वेज, और इसको ना, इस प्ले को यूरोपियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। अनदर अर्ली ट्रांसलेटेड वर्क कौन सा था? भगवत गीता, और इससे पहले भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। इसके बाद है फीचर ऑफ गुप्ता ड्रामास, यानी कि गुप्ता पीरियड में जो ड्रामास थे उनके कुछ फीचर है। गुप्ता प्ले हैड टू मेन फीचर, दो मेन फीचर होते थे। फीचर वन, नो ट्रेजेडीज, यानी कि ट्रेजेडी नहीं होती थी, मतलब मोस्टली आपके कॉमेडी होते थे, कोई सैड एंडिंग नहीं होती थी। क्योंकि ना आपको पता होगा इंडियन फिलोसफी जो है ना, उसका काफी एक बिलीफ सिस्टम है कि एंड में ना जो गुड होता है वो जीतना चाहिए, गुड शुड विन, ठीक है। इस वजह से तो कोई ट्रेजिक एंडिंग नहीं है। इसका फीचर टू क्या है? डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट क्लासेस स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हायर क्लास संस्कृत बोलते थे, लोअर क्लास आपके प्राकृत बोलते थे। अर्लियर रिकॉर्ड अशोका सतवाहना, प्राकृत वाज यूज्ड एज स्टेट लैंग्वेज, अंडर गुप्ता संस्कृत बिकेम द डोमिनेंट। ये मैंने आपको बता ही दिया। तो प्लेस में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता था, क्योंकि अपर क्लास संस्कृत लैंग्वेज बोलती है और जो लोअर क्लास है वो प्राकृत लैंग्वेज बोलती है। तो ये सोशल हिरार्की जो है इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है ड्रामा, ठीक है। इसके बाद है आपका रिलीजियस लिटरेचर। तो रिलीजियस लिटरेचर काफी ज्यादा लिखे गए थे गुप्ता पीरियड में। मोस्ट वर्क हैड रिलीजियस थीम। ज्यादातर काम, जो ज्यादातर प्लेस वगैरह भी अगर आप देखोगे तो रिलीजियस थीम ही होता था उनका, ठीक है। इसके बाद है आपका एपिक्स। टू ग्रेट एपिक्स वर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बाय 4th सेंचुरी एडी। 4th सेंचुरी एडी तक आते आते दो एपिक्स कंप्लीट हुए थे आपके। रामायण, जिसमें राम जी की स्टोरी है, मेन इवेंट कि कैसे उनको 14 साल का वनवास मिल गया था, सीता जी को किडनैप कर लिया गया था रावण द्वारा, राम डिफीट्स रावण, सीता रेस्क्यूड। मॉरल आइडियाज क्या थे? इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली ड्यूटी, सन ओबेज फादर, ब्रदर ओबेज एल्डर ब्रदर, वाइफ फेथफुल टू हस्बैंड, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। रामा जो थे वो गुड थे, रावण जो था वो इविल था, ये हमें पता है, ठीक है। इसके बाद रामायण बिकेम वेरी पॉपुलर इन मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। साउथ ईस्ट एशिया में भी रामायण जो था काफी ज्यादा आपका पॉपुलर बन गया था। इसके बाद आता है महाभारत। तो एक तो मेन एपिक था रामायण, दूसरा महाभारत। स्टोरी ऑफ वॉर बिटवीन कौरव एंड पांडव के बीच में। मेन आइडिया क्या था? कजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, पांडव डिनाइड देयर किंगडम, वॉर टेक्स प्लेस, पांडव विन। ये क्या सिंबलाइज करता है? विक्ट्री ऑफ राइटनेस ओवर इविल। तो बेसिकली हमेशा जो गुड है, जो सच है, वही जीतता है, आपका इविल हमेशा हार जाता है। ये इसका मॉरल था, ठीक है। इसके बाद है आपका भगवत गीता। भगवत गीता इज पार्ट ऑफ फर्स्ट महाभारत, आई थिंक फर्स्ट पार्ट ऑफ महाभारत आएगा। टीचिंग क्या है? पीपल मस्ट परफॉर्म ड्यूटीज, लोगों को अपना काम करना चाहिए। फॉलो ड्यूटीज ऑफ कास्ट सोशल पोजीशन विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड, यानी कि आप अपना काम अच्छे से पूरी सच्चाई के साथ करो, पर इसके बदले आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। ये है इसका मेन लर्निंग। इसके बाद आपके पुराण्स। पुराण्स वर कंपाइल्ड इन फाइनल फॉर्म ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। पुराण्स को गुप्ता पीरियड के टाइम में फाइनली कंपाइल किया गया। इसका कंटेंट क्या था? इसमें मिथ है, लेजेंड्स है, रिलीजियस टीचिंग्स है। पर्पस क्या है? एजुकेशन ऑफ कॉमन पीपल, स्प्रेड रिलीजियस आइडियाज। तो पुराण्स का यही पर्पस है कि कॉमन लोगों को एजुकेट किया जाए, जो रिलीजियस आइडियाज है उनके बारे में लोगों को पता चले, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बुक है ना, ये थोड़ा एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन, ये दोनों चीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद है आपका स्मृतिज लॉ बुक। सेवरल स्मृतिज वर कंपाइल्ड। कंटेंट क्या था? सोशल रूल्स क्या होने चाहिए, रिलीजियस लॉज क्या होना चाहिए, और इसको काफी वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है, मतलब कि पैराग्राफ्स वगैरह में लिखा गया है। और मेनली आपके मैरिज रूल्स, कास्ट ड्यूटीज, पनिशमेंट्स, ये सारी चीजें क्या होती है, इन सभी चीजों पर चर्चा इस बुक में की गई है, ठीक है। इसके बाद है आपका संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर भी आपका डेवलप हुआ था। पनीनी एंड पतंजलि, इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं संस्कृत ग्रामर को लेके। दिस स्ट्रेंथेंड संस्कृत लिटरेचर, और इसकी वजह से संस्कृत लिटरेचर को समझना और ज्यादा आपका आसान हो गया था। फिर है आपका अमर कोशा। अमर कोश इंपॉर्टेंट वर्क है। ऑथर कौन है इसके? अमर सिम्हा। ये संस्कृत डिक्शनरी है।
और स्टूडेंट मेमोराइज इट व्हाइल लर्निंग संस्कृत। तो जैसे आज हम लोग डिक्शनरी रखते हैं ना, सिमिलरली संस्कृत को अगर समझना है, पढ़ना है, तो उसकी डिक्शनरी है ये जो थे ना आपके, ये आपके चंद्रगुप्त टू के कोर्ट के जो 9 रत्न थे ना, उनमें से एक थे ये, ठीक है। तो ये था। इसके बाद है आपका लिटरेरी स्टाइल। तो गुप्ता लिटरेचर डेवलप्ड ऑर्नेट संस्कृत स्टाइल, जो क्लासिक संस्कृत स्टाइल होता है उसमें, डेकोरेटिव पोएट्री, मोर वर्स देन प्रोस, एंड आपके अर्लियर संस्कृत वाज सिंपलर। इससे पहले वाली संस्कृत थोड़ी सा सिंपलर थी, पर यहाँ आता है थोड़ी एडवांस संस्कृत का इस्तेमाल लोग करने लग गए थे, ठीक है। तो बेसिकली तो आपका गुप्ता पीरियड में जो लिटरेचर स्टाइल था वो ऑर्नेट संस्कृत स्टाइल डेवलप हुआ था, डेकोरेटिव पोएट्री, मोर वर्स देन प्रोज, एंड आपका अर्लियर संस्कृत बहुत सिंपल, थोड़ी कॉम्प्लेक्स संस्कृत इस टाइम तक आते आते आपकी डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं आपको बताऊं तो गुप्ता पीरियड में जो लिटरेचर था वो किस तरीके का था, क्लासिकल संस्कृत का गोल्डन एज था। कोर्ट पोइट्री और ड्रामा में संस्कृत को काफी ज्यादा मतलब यूज किया जाता था। जो आपके ग्रेट राइटर्स थे, भाषा हो गए, कालिदास हो गए, अमारा सिम्हा हो गए, इनके फेमस काव्य अभियान, शकुंतलम हो गया, मृच्छकटिका हो गया, रामायण, महाभारत, जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट थे, पुराण, स्मृति, उनका कंपाइलेशन हुआ इस टाइम में। संस्कृत आपका जो है वो डोमिनेंट लैंग्वेज बन गया था, ठीक है। तो ये था पूरा आपका लिटरेचर का ओवरव्यू। अब लास्ट टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट इसको करने से पहले मैं एक चीज आपको बताती हूँ। अगर आपको जीएस के नोट्स परचेज करने हैं तो उनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइम में क्या हुआ था। तो देखो, 4th से 6th सेंचुरी एडी का जो इंडिया है, इस टाइम में गुप्ता रूलर्स है, ठीक है। समुद्रगुप्ता है, चंद्रगुप्ता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, स्कॉलर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम में काफी यूनिवर्सिटीज डेवलप हो रही हैं, स्कॉलर्स को रॉयल पैट्रोनेज मिल रहा है, संस्कृत लैंग्वेज काफी ज्यादा आपकी बूम कर रही है, और इसी इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में साइंस और मैथमेटिक्स जो है ये चीजें भी काफी ज्यादा आपकी डेवलप हुई, ठीक है। तो वही चीज है कि गुप्ता पीरियड मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, मेनी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स ऑफ दिस टाइम इन्फ्लुएंस लेटर इंडियन एंड वर्ल्ड साइंस। और इस टाइम में जो चीजें लिखी हुई हैं, की गई हैं, उन चीजों ने काफी ज्यादा शेप किया था इंडियन मैथमेटिक्स को, इंडियन साइंस को, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रोग्रेस इन मैथमेटिक्स। तो गुप्ता पीरियड के आपको पता होंगे सबसे फेमस मैथमेटिशियन थे आर्यभट्टा। हाँ जी, ये आपके 5th सेंचुरी एडी में थे, पाटलिपुत्र से बिलोंग करते थे, जो आज की डेट में मॉडर्न पटना है। इनके द्वारा एक लिखी गई फेमस बुक है जिसका नाम है आर्यभट्टिया, ठीक है। ये जो बुक है ये मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी दोनों पर ही बेस्ड है, ठीक है। Now, one of the greatest mathematicians of this period was Aryabhatta, who lived in the 5th century AD and belonged to Patliputra. He wrote famous mathematical work Aryabhatiya. This book shows that Aryabhatta had deep knowledge of mathematical calculation. He understood the use of zero system, decimal system, zero system इन्होंने दिया, decimal system इन्होंने दिया. An inscription dated AD 448 from Allahabad district proves that the decimal system was known in India in the early 5th century AD. और एक इंस्क्रिप्शन है जो कि आपका 448 एडी को बिलोंग करता है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रूफ करता है कि जो डेसिमल सिस्टम है वो सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो ये आपका अर्ली 5th सेंचुरी एडी के आसपास का है। नाउ दीज डेवलपमेंट लेटर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न मैथमेटिक्स। आपको पता ही है डेसिमल सिस्टम, जीरो, अगर ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो आज हमारी मैथ्स जो होती वो इनकम्प्लीट होती, राइट। इसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी भी काफी डेवलप हुआ था गुप्ता पीरियड के टाइम में। एन इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट कॉल्ड रोमाका सिद्धांता वॉज कंपाइल्ड। तो ये एक फेमस एस्ट्रोनॉमिकल बुक थी। इसका नाम इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि रोमाका का मतलब होता है रोमन या वेस्टर्न वर्ल्ड, और इसका मीनिंग ये है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स पर ग्रीक और रोमन एस्ट्रोनॉमी का कैसे इन्फ्लुएंस था, ठीक है। इससे हिस्टोरियंस को ये पता चलता है कि इंडिया का जो कॉन्टैक्ट था वो आपका वेस्ट से था, नॉलेज वगैरह इस टाइम में एक्सचेंज हो रहा था, और ये गुप्ता पीरियड के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस को शो करता है, ठीक है। ये है, दिस शोज दैट साइंटिफिक आइडियाज वर एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। इसके बाद है आपका प्रोग्रेस इन मेटलर्जी। तो गुप्ता क्राफ्ट्समैन अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन मेटल टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन आयरन एंड ब्रॉन्ज वर्क, काफी बढ़िया हो रहा था इस टाइम में। ब्रॉन्ज वर्क अगर देखें तो क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस मेनी ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ बुद्धा। दिस शोज देयर एडवांस नॉलेज ऑफ मेटल कास्टिंग टेक्निक। मेटल कास्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बुद्धा के काफी सारे स्कल्पचर्स, इमेजेस वगैरह बनाए जाने लग गए थे। आयरन टेक्नोलॉजी, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आयरन टेक्नोलॉजी इज द आयरन पिलर एट मेहरौली, दिल्ली में, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ फीचर्स ऑफ द आयरन पिलर, बिल्ट इन 4th सेंचुरी एडी, मेड ऑफ प्योर आयरन का इस्तेमाल करके बना है, हैज नॉट रस्टेड फॉर मोर देन 1500 ईयर्स, और 1500 साल तक इस पे कोई जंग जो है वो नहीं लगी थी। ये चीज आप सोच के देखो, आज तो एकदम इम्पॉसिबल है ये चीज इमेजिन करना, ठीक है।
इसके बाद है shows the high technological skills of Gupta craftsmen. The dry climate of Delhi may have helped preserve it, but the pillar mainly reflects the advanced iron technology of the time. तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि हो सकता है दिल्ली का जो क्लाइमेट है थोड़ा ड्राई है, इस वजह से उतना सस्टेन किया हो, लेकिन ये रीजन ना आपका उतना मतलब जस्टिफाई नहीं करता है इस चीज को, बल्कि ये है कि उस टाइम की जो आपके आर्टिसंस थे काफी ज्यादा आपके स्किल्ड थे। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि वेस्ट में ना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। ठीक है, जिस टाइम का ये आयरन पिलर है ना, उस टाइम के 100 ईयर्स बाद वेस्ट में जो आयरन टेक्नोलॉजीज वगैरह वो आई थी। तो इस वजह से ये चीज शो करता है कि गुप्ता मेटलर्जी ना कितना ज्यादा मतलब कितना आपका वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट माना जाता है कि पहले यहाँ पे हुआ है इतना स्किल्ड काम। ठीक है, ठीक है, तो ये था पूरा आपका चैप्टर। अब हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आपका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है वो किसका रहा है, आर्यभट्टा का रहा है। उन्होंने जीरो को इंट्रोड्यूस किया, डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, उनको एल्जेब्रा की, अर्थमेटिक की, ज्योमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री की, इन सभी की काफी अच्छी नॉलेज थी और इन सभी पे उन्होंने काफी ज्यादा काम भी किया था और ये सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी चीज है हमारे लिए। ठीक है, आज भी जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल सिस्टम, जिसका बेस 10 रहता है। आर्यभट्टा को इसकी नॉलेज थी, तो ये काफी मतलब मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है माना जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हम लोग मानते हैं कि गुप्ता पीरियड जो था वो गोल्डन एज था आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कहाँ पहुंच गए हम, 25th पे। हाँ, तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट वगैरह ना हो। कैसा लगा ये सेशन, ये चैप्टर कैसा लगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको जीएस के नोट्स परचेज करने हैं तो उनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। कोई डाउट हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।